बेटी 2 साल से घर से बाहर है। पिता को अब जाकर पता चला कि वह गायब है। वह अभी चिल्लाने ही वाले थे, लेकिन उन्हें अपनी बेटी का नाम याद नहीं आया। ध्यान से सोचने पर पहले यह बेटी बहुत अलग थी। वह हमेशा मिलने के बहाने ढूंढती थी, लेकिन वह खुद उस पर ध्यान नहीं देना चाहते थे। मगर 2 साल पहले से वह हंसमुख और उत्साही लड़की ठंडी पड़ने लगी। उसके बोलने और व्यवहार में एक अलग आभा झलकने लगी। वह पूरी तरह से एक अलग इंसान बन गई थी। उसने उन नौकरों को निकाल दिया जो उसे परेशान करते थे। तब से किसी ने दोबारा उसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। संयोग से बेटी से मिलने पर वह बिना किसी भाव के ठंडेपन से पास से गुजर गई। उससे पूछा कि उसने हमारा अभिवादन क्यों नहीं किया। उसने अहंकार से कहा कि तुम इसके लायक नहीं हो। उन्हें नहीं पता था कि लिज अब पहले जैसी नहीं रही। पिछले जन्म में सम्राट ने कहा था कि वह उसे एक जीवित तलवार बना देगा। लिज को लगा कि वह सबसे सम्मानित शूरवीर बनेगी। उसके जन्म के समय उसकी मां का निधन हो गया था, इसलिए परिवार उसे अपराधी मानता था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी तलवारबाजी की प्रतिभा धीरे धीरे निखरने लगी। वह शूरवीरों से कहीं बेहतर थी। वह परिवार से मान्यता मिलने की उम्मीद कर रही थी। तुम्हें साम्राज्य की रक्षा के लिए एक जादुई तलवार बनाया जाएगा। लिज ने खुशी खुशी सम्राट का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उस समय उसे इस बात का सही अर्थ समझ नहीं आया था। राक्षसों के शरीर से निकाले गए एशलेट के टुकड़े। लिज को हर दिन ये चीजें खाने के लिए मजबूर किया जाता था। श्रेष्ठता के प्रयोग के तहत उसने अपना शरीर खो दिया और एक जादुई तलवार में बदल गई। सबसे उत्कृष्ट कृति। वह अब ड्यूक रोनन की बेटी नहीं थी, बल्कि साम्राज्य की रक्षक जादुई तलवार कायरा थी। हालांकि वह एक तलवार थी, लेकिन उसकी चेतना जागृत थी। सम्राट ने कायरा का उपयोग उन सभी जादूगरों को खत्म करने के लिए किया जिन्होंने तलवार बनाने में भाग लिया था। यहां तक कि उसने अपने प्रियजनों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया। सम्राटों द्वारा कायरा के साथ हासिल की गई उपलब्धियों की हमेशा प्रशंसा की गई, लेकिन लिज हर दिन अपने शरीर पर लगे पापों से तड़पती थी। वह हर दिन भगवान से एक और जीवन देने की प्रार्थना करती थी। वह उस शाही परिवार को अपने हाथों से दंडित करना चाहती थी जिसने उसे प्रताड़ित किया। वह अब और शापित तलवार नहीं बने रहना चाहती थी। अनगिनत बार विनती करने के बाद आखिरकार भगवान ने उसकी पुकार सुन ली। वह जल्दी से उठी, लेकिन अनजाने में गिर गई। हाँ, शरीर होने का एहसास ऐसा ही होता है। 400 साल की प्रताड़ना सहने के बाद आखिरकार चमत्कार का इंतजार खत्म हुआ। इस क्षण वह बदला लेना चाहती है। उसने साम्राज्य को अनंत काल के अंधेरे में धकेलने की कसम खाई। आईने में लड़की को देखते हुए इतना समय बीत गया, वह लगभग अपना असली चेहरा भूल चुकी थी। किसने सोचा होगा कि कुछ समय पहले वह नीलम जड़ी एक तेज तलवार थी। गर्मी आ गई है। पुनर्जन्म से पहले उसे गर्मी से नफरत थी, लेकिन अब सब कुछ अलग है। नौकरानी से पूछा कि अभी कौन सा साल है। नौकरानी ने जवाब दिया कि यह वर्ष 298 है। इस समय लिज से एक शक्तिशाली आभा और दबाव महसूस हो रहा था। नौकरानी की उसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं हुई। कुमारी जी, ड्यूक साहब वापस आने वाले हैं। मुझे पता है। पहले परिवार को लगता था कि मां की मृत्यु उसकी गलती थी और वह उन्हें खुश करने की पूरी कोशिश करती थी। अब वह उन पर अपनी भावनाएं बर्बाद नहीं करेगी, क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। हालांकि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। एशलेट की शक्ति अभी भी मेरे शरीर में सुरक्षित है। मैं इसे कभी भी महसूस कर सकती हूँ। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। जन्मदिन के दिन किसी ने उसका जन्मदिन नहीं मनाया। जैसा कि अपेक्षित था, उसे कोई निराशा नहीं हुई। उसने शाही शिक्षक के लिए एक आवेदन पत्र लिखा और उसे भेजने के सही समय का इंतजार करने लगी। अपनी मां की तस्वीर के सामने आकर उसने आखिरी सफेद फूल चढ़ाया। मां को बताया कि उसने अनंत काल के अंधेरे की ओर जाने वाला रास्ता चुना है। लिज ने पहले ही अपनी बदले की योजना तैयार कर ली थी। पुनर्जन्म से पहले साम्राज्य पर शासन करने वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। आज का 13वां राजकुमार डायलन। उसका लक्ष्य डायलन को वश में करना है। उसे एक तानाशाह बनाना है। उस समय तक साम्राज्य पर आपदा आ जाएगी। 2 साल की तैयारी के बाद
आखिरकार वह बदले का पहला कदम उठाने जा रही है। यह महिला बहुत चालाक है। राजकुमार से पहली बार मिलने पर उसने सफेद साधारण कपड़े पहने थे, सिर पर सादे रंग का सामान, राजकुमार की माता के समान पहनावा। राजकुमार अपनी मां से बहुत प्यार करता था। उसे यकीन था कि राजकुमार इस पर मोहित हो जाएगा। आज लिस के राजमहल जाने का दिन है। उसने ड्यूक के प्रभाव का इस्तेमाल किया और एक मानद शूरवीर बन गई। तलवारबाजी शिक्षक का पद प्राप्त किया। यह पहली और आखिरी बार था जब उसने परिवार की मदद ली। अब से वह परिवार के किसी भी सदस्य को दोष नहीं देगी। अब वह केवल एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करेगी, शाही परिवार से बदला लेना। राजमहल पहुंचकर, प्रणाम राजकुमार, मैं आपकी शिक्षक हूं। डायलन की नजरें थोड़ी सुस्त थी, लेकिन लिस जानती थी कि वह ऊपर से मासूम दिखता है, पर असल में वह बहुत कठोर व्यक्ति है। उसका लक्ष्य डायलन को जीतना है, उसे एक तानाशाह के रूप में प्रशिक्षित करना है। राजकुमार, क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं, जैसे कि मैं आपकी शिक्षक क्यों बनी? लेकिन डायलन ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे ही हाथ छूटा, उसे महसूस हुआ कि महिला ने उसकी हथेली पर हल्का सा खरोंचा है, उस किशोर को वश में करने के लिए जिसके पास महिलाओं की कमी नहीं है। यह सुनिश्चित करना होगा कि वह उसे समझ न पाए। उसके बाद वे चाय पीने बैठ गए। सेवक ने लिस को देखने के चक्कर में चाय डाली और अनजाने में चाय गिर गई। लिस को महसूस हुआ कि डायलन के चेहरे पर हल्का बदलाव आया है। डायलन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन सेवक को शायद नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तभी एक तितली महिला के ऊपर आकर बैठी। यह भी लिस की एक छोटी सी चाल थी। उसने जानबूझकर फूलों के हार पर शहद लगाया था। डायलन को वाकई दिलचस्पी हुई। अब से आप मेरी शिक्षक हैं। पहली मुलाकात में ही उसका सम्मान पाना, यह सफलता का पहला कदम था। डायलन को दिया गया पहला पाठ तलवारबाजी का था। उसने कुछ छिपाया था, अपनी असली ताकत को छिपाना। यह दर्शाता है कि वह मेरे प्रति सतर्क है। लिस के पास परियों का खून है, इसलिए वह परियों को देख सकती है। परियां जादू की शक्ति खाकर जीवित रहती हैं, और लिस के पास अंतहीन जादुई शक्ति है। वह भूखी परियों का दयालुता से स्वागत करती है। परियां कृतज्ञता जताना जानती हैं। शायद वे भविष्य में मेरी मदद कर सकें। इस परिचित और फिर भी अजनबी महल को देखते हुए, यहां बैठे हुए, पिछले जीवन की वह दिल दहला देने वाली चीखें अभी भी कानों में गूंज रही हैं। पिछले 400 वर्षों की प्रताड़ना को याद करते हुए लिस ने गुस्से में खुद को कसकर पकड़ लिया। मुझे यहाँ की हर चीज को नष्ट करना होगा। जब वह आराम करने ही वाली थी, जैसे ही आंखें बंद की, लिस को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई। कोई हत्यारा है। लिस ने पलटकर हाथ घुमाया। वह व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा और फिर नहीं उठा। मरने से पहले उसे विश्वास नहीं हो रहा था। कहा गया था कि तुम केवल नाम मात्र की मानद शूरवीर हो, पर उसे नहीं पता था कि जब यह महिला तलवार चलाना सीख रही थी, तब उसके पूर्वज अभी दूध पी रहे थे। महल में पहले ही दिन हमला हुआ। ऐसा लगता है कि सिंहासन के उत्तराधिकारियों के बीच संघर्ष काफी तीव्र है। डायलन की तरह ही लिज ने भी अपनी असली ताकत छुपाई थी। अब और कोई रास्ता नहीं है। हत्यारे को ठिकाने लगाने के लिए जादू का उपयोग करना होगा। यह स्पष्ट रूप से शाही परिवार के किसी आंतरिक व्यक्ति का काम है। संदिग्ध बहुत ज्यादा है। डायलन ने कभी अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं किया, इसलिए वह अंत तक जीवित रहा। अब लिज उसकी गुरु है। 13वें राजकुमार का तलवारबाजी सीखना सिंहासन की लड़ाई में शामिल होने की घोषणा करने के समान है। वह हत्यारा निश्चित रूप से डायलन के पास भी गया होगा। लिज अभी भी सोच रही थी कि मदद करे या नहीं। तभी शांत गलियारे से एक कराहने की आवाज आई। लगता है उसने पहले ही इसे सुलझा लिया है और सब कुछ साफ भी कर दिया है। उसके बाद के एक हफ्ते में दोनों ने सामान्य रूप से जीवन जिया। किसी ने भी उस रात की बात नहीं की। लिज ने नौकरों से डायलन के स्वभाव के बारे में पूछा। सब कहते हैं कि वह बहुत अच्छा है, शांत, ईमानदार और लालची नहीं है, और बहुत मासूम भी है। मासूम? जब वह हत्यारों को खत्म कर रहा था, तब मासूम तुम लोग थे जो उस रात चैन से सो रहे थे। तलवारबाजी के अभ्यास के दौरान डायलन अभी भी बेकार होने का नाटक करता रहा। 5 मिनट अभ्यास, 1 घंटा आराम,
वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वह पूरी तरह से नाटक करने पर अड़ा है। उस रात उसने शायद अंदाजा लगा लिया था कि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मुझे डर था कि वह पूछेगा, इसलिए हर दिन उसे जवाब देने के लिए तैयार रहती थी। लेकिन उसने कभी कोई सवाल नहीं किया। यह निश्चित है, उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्षमा करें गुरुजी, बहुत थक गया हूं। सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। वह काफी अच्छा नाटक करता है। लिज के पुनर्जन्म से पहले डायलन ने शाही परिवार को अपनी उंगलियों पर नचाया था, केवल लाभ की तलाश में। लेकिन अब वह दयालु, खुशमिजाज और मासूम दिखता है। लिज इसका कारण जानना चाहती है, इसलिए वह सीधे डायलन के सामने बैठ गई और पूछा, राजकुमार, क्या आप हमेशा इसी तरह जीने का इरादा रखते हैं? दूसरों की नजर में लिज केवल अपने परिवार के प्रभाव से मानद शूरवीर बनी है, और ऐसी महिला 13वें राजकुमार की गुरु बन गई। पीठ पीछे सब इस दिखावटी अमीर लड़की का तिरस्कार करते हैं। रॉबर्ट को ऐसी महिलाओं से विशेष रूप से नफरत थी। जब से लिज ने डायलन से वह सवाल पूछा था, उसने स्पष्ट रूप से उसके मन में हलचल महसूस की। उसे यकीन था कि उसने डायलन का ध्यान खींच लिया है। पिछले कुछ दिनों में दोनों एक दूसरे का अवलोकन कर रहे थे। लिज ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी निगाहें उसके पीछे थी। डायलन के लिए केवल तलवारबाजी सीखना पर्याप्त नहीं था, उसे सिद्धांत की भी आवश्यकता थी। जो किताबें उधार लेनी थी, वे अभी तक नहीं आई थी, इसलिए उसे खुद उन्हें लेने आना पड़ा। लिज को अंदर आते देख रॉबर्ट ने जल्दी से लाल कपड़े से कुछ ढक दिया। लिज जानती थी कि लाल कपड़े के नीचे वही किताब है जो उसे चाहिए थी, राजशाही का विज्ञान। रॉबर्ट का मानना था कि अज्ञानी और अनैतिक लोग इस किताब को पढ़ने के योग्य नहीं हैं। उसका पागलपन और हठ। लिज ने अपनी क्षमता से उसके चेहरे पर करारा तमाचा जड़ा। उसने सहजता से उस किताब का पाठ करना शुरू कर दिया, लेकिन रॉबर्ट ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसे लगा कि रटने का क्या फायदा? क्या तुम इसे समझ सकती हो? उसे नहीं पता था कि शाही तलवार के रूप में लिज के 400 वर्षों के दौरान उसे हर सम्राट की इस किताब पर समझ का पता था। अपमानित रॉबर्ट चिल्लाया, एक ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा, उसे यह ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं है। लिज, जिसके चेहरे पर पहले मुस्कान थी, यह सुनकर उसका पूरा व्यवहार बदल गया। रॉबर्ट लिज के आभा मंडल से डर गया। मैं काउंट रॉबर्ट को अपने शब्दों और कार्यों पर ध्यान देने की सलाह देती हूँ। जो लोग बिना सोचे समझे बोलते हैं, वे अक्सर जल्दी खत्म हो जाते हैं। यह कहकर लिज अपनी मनचाही किताब लेकर चली गई। सिद्धांत की कक्षा के दौरान, क्योंकि यह पढ़ाई का पहला दिन है, हम इसे थोड़ा आसान रखते हैं। डायलन ने राजशाही का विज्ञान की मोटी किताब को देखा। इसे आप आसान कहती हैं? लिज जानती थी कि यह डायलन के लिए बहुत आसान है। डायलन ने लाचारी में शांति से पढ़ाई की। इस बीच लिज ने चुपके से जादू का अभ्यास किया। पुस्तकालय की घटना के बारे में डायलन को पता चल गया होगा। लिज तैयार थी कि वह किसी भी समय सवाल पूछ सकता है। एक उच्च स्तर का शिकारी अक्सर शिकार के रूप में प्रकट होता है। उसकी निगाहें अब सूक्ष्म होने लगी थी। गुरुजी, मैंने पढ़ लिया है। डायलन ने खुद बात शुरू की। क्या आपके पास किताब की सामग्री के बारे में कोई प्रश्न है? गुरुजी, आपने कभी अपने परिवार का जिक्र नहीं किया। डायलन का सवाल ऐसा था जिसकी लिज ने उम्मीद नहीं की थी। मान लीजिए मैंने नहीं पूछा। मेरे पास अब कोई सवाल नहीं है गुरुजी। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। मेहनत के लिए धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। डायलन की नजरें डगमगा गईं। एक बार मछली कांटे में फंस जाए तो लिज उसे कभी नहीं छोड़ेगी। कमरे में वापस आकर डायलन के सवाल के बारे में सोचते हुए, परिवार? डायलन अपने पिता के प्रति उदासीन था। वह केवल अपनी मां, सातवीं रानी का सम्मान करता था। पुनर्जन्म से पहले सातवीं रानी को अन्य रानियां अपनी आंखों का कांटा मानती थी। हर जगह उसे निशाना बनाया। सातवीं रानी के मातृभूमि का अपमान करने वाले क्राउन प्रिंस की मौत सबसे भयानक हुई। सातवीं रानी के अंतिम संस्कार में केवल 5वें राजकुमार आए थे, यानी वही सिंहासन पर बैठे थे। पहले लगा कि यह एक इत्तेफाक था, अब पता चला कि ऐसा नहीं है। सब कुछ सातवीं रानी से शुरू हुआ था।
डायलन ही साम्राज्य के शासन का असली रहस्यमयी व्यक्ति है। उस समय एक बहुमुखी प्रतिभा वाला रहस्यमयी व्यक्ति सामने आया था। पेंटिंग, संगीत रचना और लेखन में माहिर, यहाँ तक कि उद्योग, वाणिज्य, चिकित्सा और कानून जैसे क्षेत्रों में भी निपुण। और वह रहस्यमयी व्यक्ति डायलन था। उसकी मृत्यु के बाद ही इसका पता चला। दुनिया को इस प्रतिभाशाली व्यक्ति के निधन पर गहरा दुख हुआ। इस वजह से भूली बिसरी सातवीं राजकुमारी पर भी सबका ध्यान जाने लगा। डायलन के लिए सातवीं रानी के अंतिम शब्द थे कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, सादगी से अपना जीवन जीना। यह डायलन के जीवन का सिद्धांत बन गया। लेकिन क्या होता अगर उस समय लिखा होता कि चाहे कुछ भी हो सम्राट बनना है, या फिर अगर साम्राज्य न मिले तो उसे नष्ट कर देना, तब क्या होता? लिज एक धैर्यवान व्यक्ति है। वह सातवीं रानी की मृत्यु के दिन का इंतजार कर रही है। इसी शरद ऋतु में मृत्यु का कारण जहर है। सुना है कि उसकी मृत्यु बहुत कष्टदायक थी। उस समय डायलन का विश्वास जीतने के लिए इस अवसर का अच्छे से उपयोग करना होगा। इस समय रोनन ड्यूक का महल। युवा मालिक। कुमारी का कोई जवाब नहीं आया है। रोनन महल का दूसरा युवा मालिक। उसे लगता है कि उसने लिज के साथ अच्छा व्यवहार किया है। वह परिवार में अकेला है जो उसे नजरअंदाज नहीं करता। लिज द्वारा जवाब न देने पर उसे विश्वास नहीं हो रहा है। तो रहने दो, वह देरसबेर जवाब दे ही देगी। बस इतना है कि लिज के लिए उसकी चिंता केवल दिखावे तक सीमित है। वह 400 साल तक जीवित रहने वाली तलवारबाजी की प्रतिभा है, लेकिन लोग उसे केवल सुंदरता के बल पर पद पाने वाली समझते हैं। लिज ने अब अपनी शक्ति को और न छिपाने का निर्णय लिया। 9वें राजकुमार को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। अभी 9वें राजकुमार मिलने आए। उन्होंने साफ कर दिया कि वह लिज से मिलने आए हैं। तुम रोनन परिवार का कलंक हो। तुम एक महिला योद्धा जैसी नहीं दिखती हो। उसने डायलन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। सुना है कि तुम लोगों को लुभाने में बहुत माहिर हो। क्या तुम सच में अच्छे से पढ़ा रही हो? मैं उस बेवकूफ लड़के से कहीं ज्यादा ताकतवर हूं। मेरी योद्धा बनो। तुम्हें तलवारें पसंद है तो मैं तुम्हें 9वें राजकुमार की तलवार भेंट करता हूं। यह सब सुनकर लिज पल भर के लिए अपने पिछले जन्म की यादों में खो गई। उन कड़वी यादों को याद करते हुए, जब उसे एक वस्तु समझा जाता था जहां कोई सम्मान नहीं था, उसे पैरों तले रौंदा जाता था। लिज अब और दयालु नहीं रही। अपने हमेशा के सौम्य और विनम्र व्यवहार को बदलकर 9वें राजकुमार के सामने द्वंद्व युद्ध का प्रस्ताव रखा। 9वें राजकुमार की आंखों में केवल तिरस्कार था। एक नामात्र की योद्धा, उसे खुद लड़ने की जरूरत भी नहीं है, इसलिए उसने अपने अंगरक्षक को भेजा। कुछ ही समय में यह खबर पूरे शूरवीर दल में फैल गई। हर कोई इस मुकाबले के बारे में चर्चा कर रहा था। डायलन ने लिज को देखा और उसे रोकने की कोशिश की। लिज ने बस मुस्कुराकर उससे कहा कि उसे कुछ नहीं होगा। मुकाबला शुरू हुआ। जब सबको लग रहा था कि उसके इस छोटे से शरीर के साथ शायद वह तलवार उठा भी नहीं पाएगी, तभी लिज ने बड़ी आसानी से 200 पाउंड की लोहे की तलवार उठा ली। वह आदमी नफरत से सोच रहा था, क्या मुझे थोड़ी दया दिखानी चाहिए? फिर भी उसने जोरदार हमला किया। लिज अपनी जगह से हिली तक नहीं। उसने बस जरा सा हटकर हमला बचा लिया। वह खुद को ताना मारने से नहीं रोक पाई। क्या यही एक शाही अंगरक्षक की ताकत है? इन व्यंग्यात्मक शब्दों ने उस आदमी को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। पल भर में उसके मन में हत्या का विचार आया, लेकिन लिज ने फिर भी उसे आसानी से चकमा दे दिया। साथ ही उस आदमी के बालों का जूड़ा भी खोल दिया। बिखरे हुए बालों ने उस आदमी के गुस्से को चरम पर पहुंचा दिया। उसके हमले का अंदाज पूरी तरह से जानलेवा था। लिज अब और दयालु नहीं रही। कुछ ही वार में उसने उस आदमी को बेबस कर दिया। वह सच में नाराज थी, अपने पिछले जन्म को याद करते हुए। अगर किसी एक सम्राट ने भी उसे थोड़ा सा सम्मान दिया होता तो वह इतनी क्रोधित नहीं होती। वे कायला के दिल की आवाज सुन सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज किया। इस समय का यह द्वंद्व युद्ध लिज के लिए अपनी भड़ास निकालने का जरिया बन गया। साफ फर्श तुरंत उस आदमी के खून से भर गया। लिज की तलवार उस आदमी की गर्दन पर थी। वह आखिरकार घुटनों के बल गिर गया। उसने हार मान ली। लिज की जानलेवा नजरों ने मंच पर बैठे 9वें राजकुमार को देखा। पास खड़ा 9वां राजकुमार डर से कांप रहा था।
वह लिज को एक दानव की तरह देख रहा था। वह तुरंत लड़खड़ाते हुए अपनी पिछली बदतमीजी के लिए माफी मांगने लगा। लिज ने भी उसकी माफी स्वीकार कर ली। इस एक युद्ध से वह मशहूर हो गई। सबके जाने के बाद डायलन ने आखिरकार अपना पहला सवाल पूछा, गुरु, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा इस तरह जीना बेमतलब है? इस पल लिज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आखिरकार यह सवाल पूछ ही लिया। वह जानती थी कि डायलन का ध्यान खींचने का यह एकमात्र मौका है। वह एक भी शब्द गलत नहीं बोल सकती थी। यह सोचकर उसने दृढ़ता से जवाब दिया, क्योंकि मैं और आप एक ही तरह के इंसान हैं, इसलिए मैं आपकी भावनाओं को इतनी गहराई से समझ सकती हूं। मुझे खुद पर बहुत भरोसा है और राजकुमार को भी हमेशा से खुद पर बहुत विश्वास रहा है। आपको विश्वास है कि आप जो चाहते हैं उसे पा लेंगे, लेकिन सब कुछ इतनी आसानी से मिल जाने की भावना आपको ऊबा देती है। आप उत्सुक होने लगे कि क्या एक साधारण व्यक्ति का जीवन अधिक दिलचस्प होगा, इसलिए आपने अपनी प्रतिभा को छुपा लिया। लेकिन अफसोस, यह आपकी कल्पना से कहीं कम दिलचस्प निकला। इन बातों ने सीधे डायलन के दिल पर चोट की। उसकी आंखों में हैरानी के भाव उमड़ आए। आप बचपन से लेकर अब तक कभी इस बात पर संदेह नहीं किया कि आप ही सर्वोच्च शासक बनेंगे। आपको किसी और की मंजूरी की जरूरत भी नहीं है। लिज धीरे से उसके पास पहुंची। राजकुमार, आप मेरे प्रति सावधान रह सकते हैं, लेकिन आप मुझ पर भरोसा करने की कोशिश भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि दूसरा विकल्प बेहतर है। आप जो भी चुनें, मुझे दोनों ही स्वीकार हैं। डायलन कुछ नहीं बोला, लेकिन लिज जानती थी, आज की इस घटना के बाद डायलन की मानसिक रक्षा दीवार उसने तोड़ दी है। जब लड़की ने अपने परिवार से पूरी तरह नाता तोड़ने का फैसला किया, तब उसका वह घटिया भाई हिचकिचाने लगा। उसने 1 महीने तक अपनी बहन को पत्र भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। डाकिया से पूछने पर पता चला कि बहन ने सिर्फ एक नजर देखा और उसे वापस फेंक दिया। यह तो सही नहीं है। बहन पहले बहुत चिपकी रहती थी, लेकिन परिवार उसे पसंद नहीं करता था। क्या पत्र पाकर उसे उत्साह के साथ आभारी नहीं होना चाहिए था? भाई को तो पहले डर था कि बहन उसके पीछे पड़ जाएगी। यह उसकी कल्पना से इतना अलग कैसे हो गया? उसकी आवाज सुनकर पिता वहां आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुश नहीं है। उसने बस कोई बहाना बनाकर बात टाल दी। खाना खाते समय वह खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, पिताजी, क्या आपको लिज के बारे में कोई खबर मिली है? बात पूरी होने से पहले ही उस आदमी ने बेरहमी से उसे टोक दिया और उसे डांटा कि वह ऐसा अरुचिकर विषय क्यों उठा रहा है। जैसे ही वह उठने वाला था, उसने अपनी पत्नी की याद में रखे लिली के फूल देखे। वह अपनी दिवंगत पत्नी को याद करता रहता है, लेकिन अपनी जीवित बेटी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। जैसे ही वह उसे डाइनिंग टेबल पर देखता है, वह तुरंत मुड़कर चला जाता है। अपनी बेटी के साथ खाना खाने से मना कर देता है। धीरे धीरे लिज ने डाइनिंग रूम में आना बंद कर दिया। अब तो वह सीधे गायब ही हो गई है। पिता को जाते देख भाई का भी खाने का मन नहीं रहा। नौकर की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। लिज इतनी कैसे बदल गई? और इस समय लिज खुद को संवार रही थी, क्योंकि उसे डायलन की मां से मिलना था। डायलन केवल अपनी मां का जिक्र होने पर ही बच्चे की तरह मुस्कुराता है। डायलन का दिल जीतने के लिए 7वीं राजकुमारी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वह 7वीं राजकुमारी के महल में पहुंची। शानदार सजावट से डायलन की मेहनत साफ दिख रही थी। और बिस्तर पर लेटी हुई महिला शरीर से कमजोर थी, लेकिन फिर भी सुंदर दिख रही थी। वह शान साम्राज्य से ब्याह कर आई राजकुमारी थी। उसके पूरे शरीर से शालीनता झलक रही थी। हालांकि वह उससे पहली बार मिल रही थी, पर यह सोचकर कि वह जल्द ही मरने वाली है और उसे मौत से बदतर दर्द सहना होगा, लिज को मन ही मन दुख हुआ। केवल शिलू घास ही उसे बचा सकती है, लेकिन वह चीज केवल सम्राट के पास है। लिज को अचानक याद आया, अपने पिछले जन्म में सम्राट हर साल तलवारबाजी प्रतियोगिता आयोजित करता था। विजेता सम्राट से एक इच्छा मांग सकता था, यहां तक कि एक महल की मांग भी पूरी की जा सकती थी। लिज ने प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया, चैंपियनशिप जीतने के लिए, और फिर सम्राट से शिलू घास इनाम में मांगने के लिए।
डायलन एहसान मानने वाला व्यक्ति है। वह सोच ही रही थी कि सातवीं राजकुमारी ने लिज पर ध्यान दिया। हालांकि लिज घबराई हुई थी, फिर भी उसने बहुत ही शालीनता से प्रणाम किया। सातवीं राजकुमारी एक बहुत अच्छी इंसान थी। उसने डायलन को सिखाने के लिए लिज का शुक्रिया अदा किया। राजकुमारी होने के बावजूद वह बहुत विनम्रता से बात करती थी, स्वभाव से बहुत मिलनसार थी। वह वास्तव में गुरु का सम्मान करने वाली एक अच्छी माँ थी। उनकी ममता की गर्माहट लिज के दिल तक पहुंची। शरद ऋतु आने वाली थी। लिज का मन भारी होने लगा। वापस आने के बाद लिज को बुरे सपने आए। पिछले जन्म में एक शापित जादुई तलवार के रूप में। कोई भी उसे समझ नहीं पाया। साम्राज्य ने उसके साथ जो किया, बदले की भावना ने ही उसे अब तक जीवित रखा था। उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी दोष हमेशा उसी पर मढ़ा गया। जब वह अचानक जागी तो उसने पाया कि वह रो रही थी। उसे दुख था कि वह बदले की आग में अंधी हो गई थी। वह बुरे सपनों को आने से नहीं रोक सकती थी, पर कम से कम जागते हुए उसे शांत रहना था। अब लिज के सामने एक नई चिंता थी। वह अपनी पहचान छिपाकर प्रतियोगिता में कैसे भाग लेगी। ध्यान से बचने के लिए उसे पुरुष का वेश धारण करना होगा। बालों को बांधना काफी नहीं था। वह अपने बाल काटने ही वाली थी। तभी पास के नन्हे परियों एल्वेस ने सिर बाहर निकाला। लिज ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या उन्हें भूख लगी है। उन्होंने उसे चारों ओर से घेर लिया। लिज, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अगले ही पल परियों ने जादू किया और लिज को भूरे बालों और काली आंखों वाले एक लड़के में बदल दिया। उसकी आवाज भारी हो गई और हाथ भी सख्त हो गए। लिज ने नहीं सोचा था कि परियां इस समय काम आएंगी। उसने मुस्कुराते हुए उनकी बड़ी मदद के लिए शुक्रिया अदा किया। पिछले जन्म में लिज ने कभी तलवारबाजी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था। बेटी की प्रतिभा के बजाय ड्यूक चाहते थे कि उनके बेटे उपलब्धियां हासिल करें, इसलिए लिज केवल दूर से ही देख पाती थी। प्रतियोगिता में हजारों प्रतिभागी थे। प्रारंभिक दौर आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। इस स्तर की प्रतियोगिता उसके लिए बहुत मामूली थी। उसने जानबूझकर अपनी असली ताकत छिपाई, गति को धीमा रखा। बाधाओं को पार करते हुए वह 85वें स्थान पर रही। नॉकआउट दौर के दिन उसने देखा कि नौवां राजकुमार नहीं आया। लिज को आश्चर्य नहीं हुआ। केवल एक ही व्यक्ति ऐसा कर सकता था, वह जो अपनी चीज किसी और को नहीं देता। डायलन, जो एक बार कुछ पा ले तो उसे कभी नहीं छोड़ता। 9वें राजकुमार के रक्षक के साथ द्वंद्व के बाद 9वें राजकुमार के मन में तलवार के प्रति डर बैठ गया था। क्या डायलन ने ही उसे ऐसा बनाया था? उद्घोषक की आवाज से उसकी सोच टूटी। लिज वहीं सुन्न रह गई, क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी उसका अपना बड़ा भाई था। किसी की जान बचाने के लिए उसने पुरुष का वेश धारण किया, भूरे बालों और काली आंखों वाला एक सुंदर युवक बनकर। बाधाओं को पार करते हुए वह सेमीफाइनल तक पहुंच गई और अब उसका मुकाबला सीधे अपने बड़े भाई आकेन से था। वह रोनन परिवार का एकमात्र शेष प्रतियोगी था। यह कहना दुखद है, पिता उसे लड़की समझते थे। वह तलवारबाजी में कितनी भी माहिर क्यों न हो, उनकी नजर में उसकी कोई कीमत नहीं थी। वह अपने दोनों भाइयों से बेहतर थी, फिर भी उसे कमरे में छिपकर उनकी किस्मत पर रश्क करना पड़ता था। लेकिन अब वह अपने भाई को आसानी से हरा सकती थी। उसने एक नजर में ही उसके वार करने के तरीके को समझ लिया। वह बहुत ही पुराना और कड़ा हमला था। अगर प्रतियोगिता के नियमों में जान लेना मना न होता तो आकेन कब का उसकी तलवार से मारा गया होता। अपने टूटे हुए कवच को देखते हुए आदमी डर में डूब गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन वह दूसरे पक्ष को थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। जब वह उलझन में था कि वह इस कठिन लड़ाई में क्यों फंस गया है, रेफरी ने खेल के समय की समाप्ति की घोषणा की। क्योंकि कोई हार जीत तय नहीं हुई थी, दोनों ने अगले दौर के लिए क्वालिफाई किया। लेकिन रईसों के बीच अजय रहने वाले आर्कन के लिए वह अपने ऊंचे सिंहासन से नीचे गिर चुका था। रात के हलचल भरे उत्सव में लिज एक तरफ छिपी हुई थी। वह इत्मीनान से चाय पी रही थी। अचानक सिर उठाते ही उसने डायलन को देखा। वह यहाँ कैसे प्रकट हो गया? तभी उस आदमी की नजर उस पर पड़ी। क्या वह उसे पहचान तो नहीं लेगा? हालांकि डायलन ने केवल दूर से एक नजर देखा।
और भीड़ में गायब हो गया। लिज ने भी निकलने का मौका लिया। अगले दिन सेमीफाइनल मैदान में आते ही आर्कन काहू से बुरी तरह हार गया। यह स्थिति देखकर उसका बुरा पिता गुस्से में बीच में ही कार्यक्रम छोड़कर चला गया। अंत में लिज का सामना उस व्यक्ति से हुआ जिसने उसके बड़े भाई को हराया था। काहू पिछले जीवन को याद करते हुए उसके लापता होने के बाद उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया था। केवल उसके इस नाममात्र के मंगेतर ने उसे 5 साल तक ढूंढा था। हालांकि वह नहीं जानती थी कि वह क्यों लड़ेगा। फिर भी वह उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन चैंपियनशिप उसकी ही होनी चाहिए। बिना किसी अप्रत्याशित घटना के वह इस मैच की विजेता बन गई। मौके पर मौजूद सभी लोगों का खून खौल उठा। बिना किसी पहचान वाले व्यक्ति ने सभी रईसों को हरा दिया था। सम्राट मंच पर खड़ा था। उसने लिज से पूछा कि उसे क्या चाहिए, एक सुंदर महिला, एक प्रतिष्ठित पदवी या मृत्युदंड से मुक्ति का स्वर्ण पदक। अप्रत्याशित रूप से किशोर ने ऐसी आवाज में जो केवल सम्राट सुन सके वह चीज मांगी जो उसे चाहिए थी, सिलो घास। सम्राट ने नहीं सोचा था कि उसकी मांग इतनी सरल होगी। यहां तक कि उसने लिज को अपना विशेष शूरवीर बनाने का प्रस्ताव दिया। यह कितने ही लोगों के लिए एक दुर्लभ अवसर था, लेकिन लिज ने मना कर दिया। वह केवल शांति से रहना चाहती थी। जब सम्राट सोच रहा था कि जिसे पाया नहीं जा सकता उसे नष्ट कर देना चाहिए, लिज को सम्राट के दोबारा ढूंढने का डर नहीं था, क्योंकि उसने अपना स्त्री रूप वापस ले लिया था। उसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। रात के समय महल में व्याकुल चीखें गूंज उठी। सेवक ने 7वीं शाही रखैल की हालत बिगड़ने की खबर दी। डायलन के तेज कदमों की आवाज दूर चली गई, जबकि लिज सिलो घास निकालने के लिए सही समय का इंतजार कर रही थी। डायलन को अपनी मां का दर्द देखना ही होगा, तभी उसके इसे बाहर निकालने का कोई मतलब होगा। जब सभी डॉक्टर दर्द दूर करने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाए, जब डायलन को लगा कि वह टूट जाएगा, लिज प्रकट हुई। वह सिलो घास लेकर आई। उसने सिलो घास पकड़ी और समझ गया कि तलवारबाजी प्रतियोगिता में उसने इसी के लिए भाग लिया था। लेकिन वह हर तरह से उसके करीब क्यों आई और उसे सिलो घास क्यों दी? महिला के जवाब का इंतजार किए बिना 7वीं शाही रखैल की हालत और बिगड़ने की खबर आई। सिलो घास लेने के बाद 7वीं रखैल का दर्द आखिरकार कम हो गया। वह बस बहुत थकी हुई थी। उसने पूछा कि सिलो घास कहां से आई। डायलन ने सच बता दिया। 7वीं रखैल ने लिज को बुलाया, अपनी अंतिम वसीयत सौंपी, जो कि अपने बेटे को उसे सौंपना था। एक पल में लिज को अपना मन भारी महसूस हुआ, जैसे गले में कुछ फंस गया हो। पुनर्जन्म से पहले जब डायलन सिलो घास के लिए तड़प रहा था, तब 7वीं रखैल की मृत्यु हो गई थी। उसने न तो अपनी मां का दर्द दूर किया था और न ही उसे विदा कर पाया था। पछतावे की भावना ने डायलन को जीवन भर तड़पाया था। अंत में 7वीं शाही रखैल बिना किसी पछतावे के चली गई। शोक सभा में केवल 2 आकृतियां थी। शोक व्यक्त करने वाले बहुत कम थे। 5वें राजकुमार के अलावा कोई उपस्थित नहीं हुआ। लिज समझ सकती थी कि पिछले जीवन में डायलन ने कैसा महसूस किया होगा जब उसने 5वें राजकुमार को सत्ता में लाने में मदद की थी। कमरे के भीतर थोड़ा घुटन महसूस हुई। लिज ताजी हवा लेने के लिए बाहर भागी। उस समय आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी। जाने दो, थोड़ी बारिश से कुछ नहीं होगा। चलते हुए उसका सामना डायलन से हुआ। डायलन ने अपने हाथ में 7वीं शाही रखैल का अंतिम पत्र उसे दिया। हिचकिचाते हुए उसने इसे खोला। वह यह देखकर हैरान थी कि पत्र की सामग्री पिछले जीवन से अलग थी। वह करो जो तुम करना चाहते हो, चाहे वह कुछ भी हो, आजादी से जियो। मां ने कहा, यह हम दोनों के लिए लिखा गया है। मेरे पास अभी ऐसा कुछ नहीं है जो मैं करना चाहता हूं। गुरुजी, आपके बारे में क्या? लिज को महसूस हुआ कि उसका दिल बाहर आ जाएगा। उसने आखिरकार इस पल का इंतजार किया था। उसने एक घुटने पर झुककर, कृपया आप सम्राट बने। कृपया मुझे साम्राज्य का नेतृत्व करने वाला पहला शूरवीर बनने की अनुमति दें। इस समय अभी भी मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन सब कुछ भयानक रूप से शांत लग रहा था। अब सम्राट को शूरवीर के सिर पर हाथ रखकर शपथ लेनी चाहिए थी, लेकिन डायलन अपने गुरु के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहता था।
वह आदमी भी अचानक एक घुटने पर बैठ गया, उसका हाथ थाम लिया। तो कृपया आप मेरी बन जाइए, अब मेरे पास केवल आप ही हैं। लिस ने उसके चेहरे पर देखा, पता नहीं वह बारिश थी या आंसू। डायलन अब एक कोरे कागज की तरह था। लिस के उसमें रंग भरने का इंतजार कर रहा था। 7वीं रखेल का अंतिम संस्कार समाप्त हो गया। सभा में केवल लिज और डायलन थे। गुरुजी, आपको क्या चाहिए? डायलन ने भाग्य चुनने का अधिकार लिज के हाथों में दे दिया। अब इस सफेद कागज पर काला रंग चढ़ाने का समय था। मेरी इच्छा है कि आप साम्राज्य पर शासन करें, फिर उसे नष्ट कर दें, उसे अपने पैरों तले कुचल दें, सब कुछ राख में मिला दें। इस अनैतिक अनुरोध के सामने डायलन का जवाब था, जैसी आपकी इच्छा। उसके बाद अपनी शक्ति छिपाने के लिए दोनों ने पहाड़ों में शिक्षा देने और लेने का फैसला किया। पेड़ के सहारे सोती हुई अपनी गुरु को देखते हुए डायलन के मन में हजारों विचार थे। उसे डर था कि उसकी गुरु चिंतित हो जाएगी। उसने नाटक किया कि वह अपनी मां की मृत्यु के दुख से बाहर आ गया है। उसने बहुत पहले ही काले कपड़े उतार दिए थे, लेकिन उसकी गुरु अभी भी वही पहने हुए थी। मंद हवा चल रही थी। वह गहरी नींद में सोई हुई महिला को देख रहा था। डिलन ने मन ही मन सोचा कि वह जल्दी बड़ा होना चाहता है। शिक्षक की जो भी इच्छा हो वह उसे पूरा कर देगा। जब एक पागल दूसरे पागल के प्यार में पड़ जाता है तो वह पूरी तरह पागलपन बन जाता है। मूल रूप से सिंहासन उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। अब शिक्षक की इच्छा पूरी करने के लिए वह उत्साह बढ़ाने के लिए अपने पिता को भी मार सकता है। जब तक शिक्षक ने कहा है वह सब सही है। अपनी शक्तियों को 4 साल तक संचित करने के बाद डिलन सफलतापूर्वक क्राउन प्रिंस के पद पर आसीन हुआ। लीज क्राउन प्रिंस की शिक्षक के रूप में एक मास्टर बन गई। उसकी स्थिति और पद पूरी तरह बदल गए। विडंबना यह है कि हर कोई ड्यूक रोनन की चापलूसी करने के लिए दौड़ पड़ा। उसकी प्रशंसा की कि उसने अपनी बेटी को इतनी अच्छी शिक्षा दी और शिक्षा के रहस्य साझा करने का अनुरोध किया। हर शब्द जो उस आदमी के कानों में पड़ा निस्संदेह उसके चेहरे पर तमाचे जैसा था। उसकी सबसे कम प्रिय और उपेक्षित छोटी बेटी आज उसके बेटों से भी अधिक सक्षम है। लीज ने कुछ देर वहां की हलचल देखी। जब वह इसे और नहीं सुन सकी तो एक तरफ खिसक गई। अकेले रहने के लिए वह अभी बैठी ही थी कि तथाकथित परिवार उसे ढूंढते हुए आ गया। घटिया पिता ने उससे सवाल किया कि उसने क्या चाल चली है और कैसे वह क्राउन प्रिंस के साथ जुड़ गई। लीज ने उत्तर दिया कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। घटिया पिता ने गुस्से में उसे भविष्य में शांत रहने को कहा, रोनन परिवार का नाम खराब न करने के लिए। यहां तक कि उसने यह भी कहा कि वह चाहता है कि उसका रोनन परिवार से कोई नाता न रहे। क्या उसे लगा कि लीज अभी भी वही छोटी लड़की है जिसे वे नियंत्रित कर सकते थे? वह हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, साथ यदि आप मुझे रोनन परिवार से बेदखल कर सकें तो मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। तीनों पुरुष तुरंत अवाक रह गए। बड़े भाई को लगा कि लीज किसी दूसरे परिवार में शामिल होना चाहती है। उसने सोचा कि उसके लिए रोनन परिवार छोड़ना बहुत कठिन होगा। लीज ने कहा कि उसे रोनन परिवार से कभी कोई विशेष सुविधा नहीं मिली। कोई भी दूसरी जगह रोनन परिवार से कहीं बेहतर होगी। चूंकि यह प्रस्ताव दोनों पक्षों के लिए अच्छा है तो कृपया मुझे जल्द से जल्द परिवार से बेदखल कर दें। लीज के जाने तक तीनों पुरुष होश में नहीं आए थे। जब डिलन ने लीज को ढूंढा, वह परिवार छोड़ने का आवेदन लिख रही थी। डिलन ने केवल एक नजर डाली और ज्यादा कुछ नहीं कहा। शिक्षक आज बहुत सुंदर लग रही हैं। उसका पूरा ध्यान उसी पर था। अनजाने में उसने हाथ बढ़ाकर धीरे से उसके होठों पर रखा। उनके रिश्ते में एक सूक्ष्म बदलाव आया। नियंत्रण खोने का यह एहसास लीज को बिना किसी कारण के घबराहट दे रहा था। रात में दोनों ने महल में जश्न मनाया। लीज ने डिलन को 3 इच्छाओं का वचन दिया। चाहे वह कुछ भी हो, वह उसे पूरा करेगी। पहली इच्छा, शिक्षक, भविष्य में यदि मैं आपके प्रति अशिष्ट रहूं तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लीज को लगा कि डिलन जैसा सज्जन व्यक्ति उसके प्रति कितना अशिष्ट हो सकता है। कोई बात नहीं। डिलन की दूसरी इच्छा उसके शूरवीर दल नाइट्स का नाम रखने की थी। वे भिखारी थे जिन्हें लीज ने सड़क किनारे से खरीदा था। उन्हें आश्रय दिया, उन्हें तलवारबाज बनने के लिए प्रशिक्षित किया।
क्योंकि वे लीज द्वारा लाए गए लोग थे। 20 इसलिए डिलन उन्हें बहुत महत्व देता था। इन्हें शैडो, परछाई, कहा जाएगा। किसी ने सोचा भी नहीं था। यह बेतरतीब ढंग से चुना गया नाम भविष्य में पूरे महाद्वीप में प्रसिद्ध हो जाएगा। और तीसरी इच्छा क्या है? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, आदमी का चेहरा लाल हो गया। मैं आपको गाते हुए सुनना चाहता हूं। लीज को लगा कि आज डिलन कुछ अजीब व्यवहार कर रहा है। फिर भी उसने पहले उस आदमी की इच्छा पूरी की। स्वर्ग जैसी मधुर आवाज गूंज उठी। एक नई कहानी का पर्दा उठता है। ड्यूक रोनन का निवास। घटिया पिता को विश्वास नहीं हो रहा था। लीज सच में परिवार छोड़ने का आवेदन ले आई थी। यहां तक कि उस पर शाही मुहर भी थी। चीजें अब उनके निर्णय लेने के दायरे से बाहर थी। वह हमेशा से परिवार का प्यार पाना चाहती थी। दूसरे भाई को एहसास हुआ कि वह अपनी बहन के प्रति बहुत उदासीन था। अब उसे उसके घायल दिल को दिलासा देना चाहिए। लेकिन बड़े भाई को परवाह नहीं थी। उसने कहा कि वह अपनी बहन को मना सकता है। दूसरे भाई को बचपन की याद आई, जब उसने अपनी मां से कहा था कि वह एक छोटी बहन चाहता है और बहन मिलने पर वह उसकी रक्षा करेगा। अब उसे बहुत अधिक पछतावा महसूस हो रहा था। बड़ा भाई शाही महल पहुंचा। उसे बताया गया कि मास्टर कक्षा ले रही है और वह अंदर नहीं जा सकता। लेकिन वह आदमी जबरदस्ती अंदर घुस गया। वह देखना चाहता था कि इस बहन में क्राउन प्रिंस को पढ़ाने की कितनी काबिलियत है। कक्षा की प्रक्रिया देखते हुए बड़ा भाई दंग रह गया। सिर्फ अभ्यास में ही वह इतना उच्च स्तर प्रदर्शित कर सकती थी। विस्मयकारी प्रतिभा और ईर्ष्या करने योग्य शक्ति। उसे एहसास हुआ कि उसके पिछले विचार बिल्कुल गलत थे। मास्टर होना भी उसकी प्रतिभा के लिए कम था। वह और भी अधिक चमक सकती थी। लेकिन उसके परिवार ने उसके पंख काट दिए थे। जब लीज ने पीछे मुड़कर देखा, बड़ा भाई जा चुका था। दूसरे भाई ने उस आदमी को हताश होकर लौटते देखा। पूछा कि क्या हुआ। उस आदमी को 4 साल पहले की याद आई। वह व्यक्ति जिसने तलवारबाजी प्रतियोगिता जीती थी। शायद लीज भी उस गौरवशाली सिंहासन पर बैठ सकती थी। इन वर्षों में उसने और उसके पिता ने क्या किया था? लीज को एहसास हुआ कि हाल ही में डिलन के साथ उसका संपर्क बहुत अधिक बढ़ गया है। भविष्य में उसे थोड़ी दूरी बनाए रखनी होगी। अब एक क्राउन प्रिंसेस, राजकुमारी, ढूंढने का समय आ गया है। ड्यूक हार्वेल की बेटी इसके लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार थी। पहली मुलाकात में मिया के मन में उसके प्रति शत्रुता दिख रही थी। उसने उसे स्नैपड्रैगन का फूल भी दिया, यह कटाक्ष करते हुए कि क्राउन प्रिंस के साथ उसका समय बीत चुका है। लालची मत बनो और जल्दी यहां से चली जाओ। उसकी महत्वाकांक्षा ही वह चीज थी जिसकी लीज को जरूरत थी। चूंकि आप भी क्राउन प्रिंस में रुचि रखती हैं, तो मैं आपको उस पद तक पहुंचने में मदद कर सकती हूं। लीज मिया की जानकारी लेकर डिलन के पास गई। जब वह मिया का परिचय दे रही थी, तो दूसरा व्यक्ति लड़खड़ा गया, जैसे उसे कोई बहुत बड़ा सदमा लगा हो। उसने बार बार पूछा, क्या आप सच में चाहती हैं कि मैं किसी दूसरी औरत से शादी कर लूं? लीज से सकारात्मक उत्तर मिलने के बाद आदमी का चेहरा डरावना और उदास हो गया। अगले दिन सुबह होते ही मिया को दरवाजे पर खड़ा पाया गया। वह रोते हुए कह रही थी कि उसका पहले से ही कोई प्रिय है। उसने अपना तनमन उसे दे दिया है। अब वह क्राउन प्रिंसेस बनने के योग्य नहीं है। कृपया मुझे छोड़ दे। वह कल की महत्वाकांक्षी लड़की से बिल्कुल अलग लग रही थी। लीज ने कहा कि वह किसी को मजबूर नहीं करेगी। जब उसने महसूस किया कि उसने इंसान को पहचानने में गलती की है, उसे शक था कि डायलन ने कुछ किया है। पर उसे लगा कि इस छोटी सी बात के लिए आपसी विश्वास तोड़ना ठीक नहीं होगा। दोपहर में जब वह डायलन से मिली, उसने अपनी गलतफहमी के लिए माफी मांगी। पर डायलन ने किसी और ही बात का जिक्र किया। उसने लिज से कसम खाने को कहा कि भविष्य में वह चाहे जो भी करे, लिज को हमेशा उसके साथ रहना होगा। लिज समझ नहीं पा रही थी कि वह करना क्या चाहता है। तभी उस आदमी ने उसका हाथ थामकर चूमते हुए कहा, बदले के उपहार के रूप में मैं इस सर्दी में सत्ता हथियाने के लिए विद्रोह करूंगा। मैं कसम खाता हूं कि यह दुनिया आपको सौंप दूंगा। एक वादे के बदले दूसरा वादा, चाहे विनाश हो या शासन। यह सब अकेले लिज की इच्छा पर निर्भर करेगा। रात का समय। डायलन सपने में अचानक जाग गया।
उसने सपना देखा कि वह अपनी गुरु के प्रति अनुचित विचार रख रहा है, जो इतने धुंधले पर फिर भी सच लग रहे थे। अगर यह सच होता तो कितना अच्छा होता। वह पागलों की तरह उस स्त्री पर पूरी तरह अधिकार करना चाहता था, चाहे आने वाली पीढ़ियां उसे कोसे ही क्यों न कहें, चाहे उसे कितने ही श्राप और उलाहने क्यों न मिले। जब तक लिज साथ है, डायलन एक क्रूर तानाशाह बनने को भी तैयार था। पुनर्जन्म के बाद लड़की आखिरकार अपने परिवार के चंगुल से छूट गई। तब जाकर भाई को एहसास हुआ कि उसने अपनी बहन के साथ कितना गलत किया है। जब उसने अपनी बहन की असली ताकत देखी तो उस मूर्ख ने भी अपनी बहन की प्रतिभा को पहचान लिया। उसने पछतावा किया कि इन सालों में उसने और उसके पिता ने बहुत गलतियां की हैं। उस घटिया दूसरे भाई ने सपना देखा कि वह बचपन में अपनी बहन को कहानियां सुनाता था। वह और उसकी बहन सच में कुछ समय के लिए करीब थे। उस समय बहन उस पर बहुत निर्भर थी। फिर अचानक एक दिन उसने बहन को अपने पास आने से मना कर दिया, यहां तक कि उसे गिरते हुए देखने के बाद भी। घुटनों पर सूजन देखकर भी उसने अनदेखा कर दिया। उसने बस दूर खड़े अपने बड़े भाई और पिता की ओर देखा। वह बहुत डरा हुआ था कि बहन की वजह से उसे भी परिवार से अलग थलग न कर दिया जाए। जब बहन ने यह सोचकर माफी मांगी कि शायद उसकी कोई गलती है, तब भाई ने उसे बेरहमी से दूर धकेल दिया। सपने से जागने पर उसे अपनी बहन के साथ किए गए व्यवहार पर पछतावा हुआ, पर देर से आया यह प्यार अब घास से भी सस्ता था। बहन अब उससे प्यार नहीं करती थी। रोनन परिवार की एक पारिवारिक बैठक बुलाई जानी थी। उस घटिया पिता का मानना था कि बड़ा बेटा सबसे बड़ा है, उसे छोटे भाई बहनों के लिए मिसाल बनना चाहिए। चूंकि उसने कोई रिपोर्ट नहीं दी थी, तो क्या यह माना जा सकता है कि लिज का मामला सुलझ गया है? क्या परिवार से बेदखली का आवेदन भी रद्द किया जा सकता है? पर बड़े भाई ने उल्टा पिता से ही पूछ लिया, क्या आपने इन सालों में कभी अपनी बेटी की परवाह की है? जरा सी भी। आपको मां की मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए और लिज के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस बात ने पिता के ढोंग का पर्दाफाश कर दिया। उसने गुस्से में बड़े बेटे को एक थप्पड़ जड़ दिया और चिल्लाकर कहा कि उसे यह सब बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उसने खुद भी उससे बेहतर कुछ नहीं किया था। हाँ, सच है, अगर पिता हत्यारा था तो वे उसके मददगार थे। अब चाहे कुछ भी कहो, उसका कोई फायदा नहीं है। दूसरा भाई अभी भी अपनी बहन को वापस पाना चाहता था। कुछ दिनों बाद राजकुमार के राज्याभिषेक की वर्षगांठ की पार्टी थी और वही बहन का जन्मदिन भी था। दोनों भाई जन्मदिन के तोहफे के बारे में चर्चा कर रहे थे। कीमती रत्न खरीदना बहुत आसान है, उनमें कोई भावना नहीं होती। लड़कियों को फूल पसंद होते हैं तो उन्हें काले गुलाब दिए जाएं, पर वे यह नहीं जानते थे कि उनकी इस नासमझी ने लिज को मौत के करीब पहुंचा दिया। पार्टी के दिन लिज और डायलन सज-धज कर आए। हर कोई गुरु की सुंदरता की तारीफ कर रहा था। उनके आते ही वे आकर्षण का केंद्र बन गए। एक सेवक ने बताया कि सम्राट डायलन को बुला रहे हैं। डायलन उसकी अनुमति लेने के बाद ही गया। लिज को लगा कि हाल ही में डायलन उससे बच रहा है। उसे थोड़ा सा छूने पर भी वह घबरा जाता था और उससे ज्यादा बातें भी नहीं कर रहा था। वह सोच ही रही थी कि काहू ने लिज को डांस के लिए आमंत्रित किया। क्या मुझे आपके साथ नाचने का सौभाग्य मिल सकता है? शिष्टाचार के अनुसार वह पहले व्यक्ति को मना नहीं कर सकती थी जिसने उसे डांस के लिए पूछा हो। नाचते हुए वे पूरे हॉल के आकर्षण का केंद्र बन गए। लोग चर्चा कर रहे थे कि वे दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। सब उन्हें प्रशंसा की दृष्टि से देख रहे थे, पर लिज को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। दूर से आती एक नजर ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। उसने जल्दी से काहू के साथ डांस खत्म किया। जैसे ही उसने हाथ छोड़ा, किसी ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। लिज, मुझे तुमसे बात करनी है। वह हैरान थी कि डायलन ने उसे सीधे उसके नाम से पुकारा। भीड़ में कानाफूसी होने लगी। डायलन उसे बालकनी पर ले गया और बस उससे माफी मांगी कि गुरु की अनुमति के बिना उसने उन्हें छुआ और उनका नाम लिया। डायलन ने पहली बार ऐसा किया था, जिससे लिज थोड़ी हैरान थी। उसने कहा कि वह भविष्य का राजा है, वह कभी भी उसे नाम से बुला सकता है। पर डायलन ने कहा कि वह हमेशा अपनी गुरु का सम्मान करता है और उनके साथ लापरवाही से व्यवहार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। उसका आदरपूर्ण व्यवहार देखकर
लिज ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने उसे माफ कर दिया। डायलन जलन और कब्जे की भावना में अंधा होने ही वाला था। यह एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था। जल्दी आराम करने की बात कहकर वह वहां से चला गया। वह नहीं जानता था कि जिस स्त्री से वह प्यार करता है वह जल्द ही खतरे में पड़ने वाली है। लिज ने रात के आसमान की ओर देखा और महसूस किया कि चांदनी कितनी खूबसूरत है। उसने सोचा कि कायला के रूप में उसने 400 साल बिताए हैं, पर एक जीवित इंसान के रूप में जीवन का समय बहुत छोटा है। उसे हमेशा याद रखना होगा कि वह राजघराने में क्यों आई है। जैसे ही वह वापस मुड़ी, पीछे से एक अप्रिय आवाज आई, लिज, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है? उसका जन्मदिन वही दिन था जब उसकी मां की मृत्यु हुई थी। क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मैं हत्यारी हूं? मेरा तुम लोगों से अब कोई रिश्ता नहीं है। अगर अब ऐसा कुछ कहा तो यह राजकुमार की गुरु का अपमान होगा। दोनों भाइयों ने जल्दी से सफाई दी कि यह एक गलतफहमी है। वे बस उसका जन्मदिन मनाने आए थे और तोहफे भी लाए थे। लिज को अभी भी रूखा देखकर उस भाई ने घबराहट में वे काले गुलाब जबरदस्ती लिज की बाहों में थमा दिए। उसके बाद वह अपनी आत्मसंतुष्टि में खोया हुआ था। तभी उसने लिज के मुंह से खून निकलते देखा और उसने पूछा, तुम लोग क्या मुझे मारना चाहते हो? दोनों भाई समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब कैसे हो गया। लिज विचार कर रही है कि क्या जहर निकालने के लिए जादू का उपयोग किया जाए। वह उन लोगों के सामने गिरना नहीं चाहती जिन पर वह भरोसा नहीं करती। अगर यह डायलन है, वह खुद को पूरी तरह उसे सौंप सकती है। पछतावा करने वाला भाई माफी मांगना चाहता है, लेकिन उसने लगभग अपनी बहन को मार ही डाला था। लिज के पास इन दो बेकार भाइयों के लिए वास्तव में कोई शब्द नहीं है। बचपन में अनजाने में काले गुलाब को छूने के कारण वह गिर गई थी। उसके लिए काला गुलाब घातक है। जब उसने डायलन को घबराहट में दौड़ते हुए आते देखा, तब लिज शांति से गिर गई, क्योंकि केवल डायलन पर ही भरोसा किया जा सकता है। वहां मौजूद सभी लोगों में हड़कंप मच गया। डायलन ने अनुमान लगाया कि मास्टर को एलर्जिक मैजिक रिफ्लक्स हुआ है। गंभीर होने पर यह मृत्यु का कारण बन सकता है। दो बेकार भाई अभी भी सफाई देना चाहते थे, लेकिन डायलन की एक नजर ने उन्हें रोक दिया। उसे अब मास्टर को बचाना होगा। मास्टर की कमजोरी को बहुत से लोगों के सामने उजागर नहीं किया जा सकता। उसने बस इतना कहा कि मास्टर अधिक थकान के कारण बेहोश हो गई है। उन्हें वापस ले जाकर आराम करने देना ही काफी है। वह मास्टर को अपने शयन कक्ष में ले गया। अब अपने मास्टर को बचाने का एकमात्र तरीका दूसरे व्यक्ति की जादुई शक्ति को उसकी शक्ति के साथ मिलाना है, चाहे प्रक्रिया कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो। इसे बहुत सावधानी और बारीकी से करना होगा। उसे चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। उसने दूसरों को पास आने से मना कर दिया। उसकी रक्षा करने के लिए मुझे चुना। मास्टर ने अपना जीवन उसे सौंप दिया है। और जब वे दो बेकार भाई वापस लौटे, तब उन्हें उस नौकर से पता चला जिसने पहले लिज की देखभाल की थी, कि काला गुलाब उसके लिए अत्यंत खतरनाक है और लिज तलवारबाजी का अभ्यास करती है। जादुई शक्ति और काला गुलाब पूरी तरह से विपरीत है। बेकार भाई ने नौकर को डांटा कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। न बताने का कारण यह था क्योंकि ड्यूक पिता ने बताने से मना किया था। लिज को बचपन में जब वह एलर्जी हुई थी, उन्होंने नौकरों को आदेश दिया था कि इस बारे में किसी को न बताएं। केवल उसकी देखभाल करने वाला नौकर ही उसके लिए दुखी था, सिर्फ इसलिए कि जिस व्यक्ति ने अपनी मां को मार डाला उसे दर्द महसूस करने का कोई अधिकार नहीं है। बेहोश लिज ने फिर से सपना देखा जब उसे तलवार बनाया गया था। बार बार पूछा, आखिर वह ही क्यों? सम्राट ने उसे उत्तर दिया कि केवल वही सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है। जादुई तलवार कायरा बनने की सच्चाई को चुपचाप स्वीकार कर लो। पहले उन बूढ़े आम लोगों पर प्रयोग किया गया था, वे विफल रहे, इसलिए नाबालिगों पर प्रयोग किया गया। अभी भी याद है, एक बार साम्राज्य में बहुत हंगामा हुआ था। कितने रईस लोग लापता हो गए थे, जब तक एक दिन रोनन परिवार की युवती को नहीं देखा गया। उसकी प्रतिभा वही थी जिसकी आवश्यकता थी। तथ्य साबित करते हैं कि चुनाव सही था। लिज एकमात्र सफल प्रयोग बनी। सम्राट ने कायरा का उपयोग करके एक के बाद एक कई जीवन समाप्त किए। इन 400 वर्षों में वह हमेशा अपराध बोध की इस गहरी भावना से घिरी रही। एक कोमल आवाज ने अंधेरे को तोड़ दिया। लिज अंततः जाग गई।
खिड़की के बाहर पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनकर उसे काफी बेहतर महसूस हुआ। अपने पास मौजूद इस युवक को देखते हुए उसे एहसास हुआ कि कानों में गूंजती कोमल आवाज कोई भ्रम नहीं थी। मास्टर को जागा हुआ देखकर डायलन लगातार पूछता रहा कि कहीं और कोई तकलीफ तो नहीं है। वह 3 दिन और 3 रात बेहोश रही। डायलन ने खुद ही उसकी देखभाल की थी। उस पर भरोसा करना वाकई सही था। उसे चुकाने के लिए लिज ने उसे एक बड़ा उपहार देने का मन बनाया। उसने डायलन से लेविन पर्वत जाने के लिए आधे महीने की छुट्टी मांगी। यह दूसरी बार है जब मास्टर ने छुट्टी ली है। याद है जब पहली बार छुट्टी ली थी तब वह सिरुल आई थी। इस बार लेविन पर्वत जाने की छुट्टी किस लिए है? चाहे जो भी हो, उसने बिना किसी शर्त के लिज के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद लिज अपने गंतव्य पर पहुंच गई। क्योंकि डायलन ने राजकुमारी से शादी नहीं की थी, उसके पास बाहरी रिश्तेदारों का समर्थन नहीं था। इसलिए विद्रोह करने के लिए निश्चित रूप से ड्यूक कैनिंग के समर्थन की आवश्यकता थी। ड्यूक कैनिंग खुद उसका स्वागत करने बाहर आए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्राउन प्रिंस का दाहिना हाथ छुट्टी पर क्या कर रहा है। इतनी दूर यहां तक क्यों आया? क्या इरादा है? यहां तक कि उसने खुद उनके साथ कुछ खेल खेलने का प्रस्ताव रखा, चाहे वह स्पिन व्हील हो या पोकर। कैनिंग पूरी तरह हार गए। चार्ल्स ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसकी किस्मत हमेशा अच्छी रहती है, लेकिन केवल पास खड़े सलाहकार ने ही देखा कि इस महिला के पास अद्भुत बुद्धिमत्ता है। कैनिंग को नहीं लगा कि वह यहाँ केवल मनोरंजन के लिए आई है। कृपया मुख्य विषय पर आएं। अफवाह है कि ड्यूक कैनिंग एक पारिवारिक विरासत की तलाश में है, लेकिन पहाड़ों में राक्षसों की भरमार है। आम लोग वहां प्रवेश भी नहीं कर सकते। मैं आपसे शर्त लगाना चाहती हूं। मैं आपकी विरासत ढूंढने में आपकी मदद करूंगी, लेकिन कीमत के तौर पर हारने वाले को हमेशा के लिए बिना शर्त दूसरे के प्रति वफादार रहना होगा। इस कोमल महिला को देखते हुए ड्यूक कैनिंग ने उसे जोखिम न लेने की सलाह दी। पूरे जंगल में मौजूद राक्षस जिन्हें कभी हजारों लोग भी नहीं संभाल पाए थे, उसने अकेले ही सबको खत्म कर दिया। यह असंभव है। लेकिन लिज ने कहा कि उसे बस आधा महीना चाहिए। कैनिंग खिड़की के पास खड़े थे, लिज को जाते हुए देख रहे थे। उन्हें लगा कि वह निश्चित रूप से मरने जा रही है। जब सबको लगा कि वह वापस नहीं आएगी, लिज ने रास्ते भर सबको काट गिराया, बाधाओं को पार किया, क्योंकि उसके लिए इन राक्षसों से निपटना बहुत आसान था। एस रैंक के राक्षसों को भी आसानी से संभाल लिया। आखिरकार उसे विरासत मिल गई। ड्यूक कैनिंग का निवास। सेवक घबराहट और जल्दबाजी में चिल्ला रहे थे, मास्टर वापस आ गई है। सुबह की धूप लिज के शरीर पर पड़ रही थी। वह बहुत चमकदार लग रही थी। ड्यूक कैनिंग, क्या आपको शर्त याद है? आपको अपना वादा निभाना होगा। क्राउन प्रिंस की अनुपस्थिति के कारण मास्टर ने शपथ ग्रहण समारोह स्वीकार किया। ड्यूक कैनिंग ने सभी शूरवीरों का नेतृत्व किया। एक घुटने के बल झुककर लिज के सामने शपथ ली कि वह बिना किसी संकोच के क्राउन प्रिंस का अनुसरण करेंगे, उनके हर आदेश का पालन करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हुआ। लिज बस जल्दी से महल वापस जाना चाहती थी। यह शपथ प्रमाण पत्र डायलन को देने के लिए, उस भरोसे के बदले जो उसने उस पर किया था। इस क्षण वह वास्तव में उससे जल्द मिलना चाहती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उस आदमी ने भी उसके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। भव्य महल में डायलन के हाथ में एक रिबन था। अचानक उसने वह आवाज सुनी जिसे वह दिन रात सुनना चाहता था। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। लिज को वापस आया देखकर उसकी आंखों में पानी जैसा कोमल प्यार था। वह कल उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी आयोजित करना चाहता था। वह एक दिन पहले वापस आ सकती है। यह वास्तव में उसे खुश करता है। लिज अपनी जगह पर जम गई। उसका जन्मदिन उसकी मां की पुण्यतिथि भी है। वह दिन उसके लिए एक अभिशाप जैसा था। डायलन ने उसे एक तरफ बैठने में मदद की, उसके जूते उतारे। इन दिनों की उसकी थकान को गर्म पानी से धोना चाहता था। अपनी आस्तीनें भी ऊपर चढ़ाई, व्यक्तिगत रूप से उसके पैरों की मालिश की। हजारों शब्द एक वाक्य में सिमट गए। गुरुजी, इस दुनिया में आने के लिए आपका धन्यवाद। मेरी ओर हाथ बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। रात की पार्टी खत्म होने के बाद लिज डायलन के उपहार के लिए बहुत आभारी थी। उसे यह बहुत पसंद आया।
ज्यादा समय नहीं लगेगा जब विद्रोह शुरू हो सकेगा। वह व्यक्तिगत रूप से सम्राट को खत्म करना चाहती है। डायलन को तब जाकर एहसास हुआ, लिज ने कभी भी सम्राट को महामहिम कहकर नहीं पुकारा। गुरुजी का आखिर क्या रहस्य है? वह इसकी जांच नहीं करना चाहता। भले ही उसे पता चल जाए तो क्या होगा? वह गुरुजी के लिए सब कुछ करने को तैयार है। यह महिला पागल है। प्रतिशोध के लिए वह बड़ी सावधानी से राजकुमार के पास छिपी रही। उसे एक विनम्र भेड़ की तरह पालतू बना लिया। किसे पता था कि सामने वाला उससे भी ज्यादा पागल निकलेगा। लिज की मूल योजना थी सम्राट के अपराधों को सार्वजनिक करना और फिर उसे फांसी के तख्ते पर भेजना, अपने हाथों से उसे मृत्युदंड देना। हालांकि डायलन उसके नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। विद्रोह से एक दिन पहले ठीक 7वीं रानी की पुण्यतिथि थी। लिज को 7वीं रानी की अंतिम इच्छा याद आई, डायलन को उसे सौंपना। विद्रोह निकट है, किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होना चाहिए। भावनाएं उसके लिए बहुत बड़ी विलासिता है। वह उन 400 वर्षों की नफरत और गुस्से को नहीं भूल सकती। डायलन जल्द ही एक मासूम किशोर से एक तख्तापलट करने वाले अत्याचारी में बदल जाएगा। रात का समय। उन्होंने युद्ध की योजना बनाई। सबसे पहले शाही गुप्त पुस्तकालय पर कब्जा करना होगा, जो इस विद्रोह के लिए पर्याप्त कारण प्रदान कर सकता है। यदि विद्रोह विफल हो गया तो केवल मृत्यु का मार्ग बचेगा। गुरुजी की इच्छा के लिए वह बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ सकता है। युद्ध छिड़ने ही वाला है। डायलन नकाब पहनकर शूरवीरों के साथ महल में घुस गया। शाही परिवार के सदस्यों को खत्म करने के बाद सीधे योजनाबद्ध गुप्त पुस्तकालय की ओर गया। जबकि लिज बाहर थी, ड्यूक कैनिंग की सेना के साथ डायलन को सहायता देने आई। इस बार वह शाही शहर के लोगों का नामोनिशान मिटा देगी। भूमिगत पुस्तकालय के अंदर डायलन शाही अपराधों के रिकॉर्ड खंगाल रहा है, जिसमें हर तरह के अवैध धंधों का विवरण है। ऐसे शाही परिवार को बहुत पहले ही बिखर जाना चाहिए था। पुस्तकालय के एक दूसरे शेल्फ पर तलवार के प्रतीक वाली एक नीली किताब है। डायलन ने जीवित तलवार के प्रयोग की योजना देखी। प्रयोग के लिए उन नाबालिगों का अपहरण किया गया। यहां तक कि अजन्मे बच्चे भी उस सूची में थे। उन्हें आत्मचेतना वाली तलवार में बदलने के लिए एशलीत। डायलन को याद आया कि गुरुजी ने कक्षा में यह पढ़ाया था, यदि कोई एशलीत का टुकड़ा निगल ले तो वह धीरे धीरे राक्षस बन जाएगा। हालांकि सफलता का केवल एक ही मामला था। कक्षा के दौरान गुरुजी के उस सूक्ष्म हावभाव को याद करते हुए डायलन कल्पना करने से भी डरता है। जब वह प्रयोग के उम्मीदवारों की सूची देख रहा था, अचानक रोनन परिवार की बड़ी बेटी का नाम सामने आया। डायलन अब पूरी तरह समझ गया कि गुरुजी को शाही परिवार से इतनी नफरत क्यों है। एक अशांत रात, आसमान से रोनन ड्यूक के निवास पर संदेश लेकर एक कबूतर आया। संदेश में लिखा था कि मार्शल लॉ की स्थिति गंभीर है। घबराए हुए भाई ने पिता को बताया, क्राउन प्रिंस विद्रोह करने वाला है। ड्यूक को तुरंत लिज का ख्याल आया। वह घबरा गया। क्राउन प्रिंस का गुरु होने के नाते यदि विद्रोह विफल हुआ तो उसकी बेटी की मौत निश्चित है। लिज की सेना ने सूचना दी, रोनन परिवार की सेना करीब आ रही है। लिज ने शूरवीरों से धनुष और बाण लाने को कहा। चाहे कोई भी हो, उसे रोकने की कोई न सोचे। जैसे ही वह बाण चलाने वाली थी, उसने देखा कि सेना लाल झंडे लिए हुए है। क्या वे विद्रोह में शामिल होने आए हैं? ड्यूक ने नेतृत्व करते हुए घोषणा की कि रोनन परिवार गुरु की सहायता के लिए तैयार है। लेकिन लिज को इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। सम्राट ने खुद को बचाने के लिए 1000 राक्षसों को छोड़ दिया। पर उसे क्या पता, लिज के लिए ये सब बच्चों का खेल था। उसने अकेले ही उन्हें सुलझाने का फैसला किया। पिता ने चिंता में विरोध किया। क्या यह मौत के मुंह में जाने जैसा नहीं है? लिज तभी अपने घोड़े से कूद गई। अपनी तलवार के एक साधारण वार से एक ही चाल में राक्षस को ढेर कर दिया। एक युद्ध की देवी की तरह उसने सैनिकों के सामने घोषणा की, मेरी योजना में पीछे हटना शब्द नहीं है। राक्षसों से मैं निपटूंगी। तुम लोग सम्राट की सहायता के लिए आने वाली सेना को रोको। यह सैन्य आदेश है। हर कोई तुरंत पालन करे। शूरवीरों का जोश तुरंत जाग उठा। डायलन जैसे ही पुस्तकालय से बाहर निकला, सम्राट के शूरवीरों ने उसे घेर लिया।
डायलन बड़े पैमाने पर संहार के लिए तैयार था। शूरवीरों को आसानी से हराने के बाद दृश्य आग की लपटों से भरा था। डायलन ने शूरवीरों को पुस्तकालय की रक्षा करने का आदेश दिया। लिज ने भी अपनी लड़ाई खत्म कर ली थी। जैसे ही हर दिशा से जीत के संकेत मिले, वह एक ऊंचे स्थान पर खड़ी हो गई, एक अभूतपूर्व उत्साह के साथ। आखिरकार वह दिन आ ही गया। उसने इस पल का बहुत लंबा इंतजार किया था। इन पिछले कुछ वर्षों की हर योजना, अब सब कुछ हकीकत में बदल रहा था। उस समय उसे 7वीं रानी की याद आई। उसे उस मासूम और बेकाबू डायलन की याद आई। हवा ने उसके बालों को बिखेर दिया। उसने खुद से कहा, डायलन केवल उसका एक मोहरा है, कमजोर नहीं पड़ना है। इस समय वह रात की एक संहारक परी की तरह लग रही थी, इतनी मायावी कि वह वास्तविक नहीं लग रही थी। अब वह बस डायलन द्वारा सम्राट को लाए जाने का इंतजार कर रही है, ताकि वह खुद अपना बदला ले सके। लेकिन कई घंटे बीत गए, उसे अभी तक कोई खबर नहीं मिली। लिज का चेहरा पीला पड़ गया। वह घोड़े पर सवार होकर महल की ओर दौड़ी। विशाल हॉल के दरवाजे के बाहर केवल रईसों की लाशें बिछी हुई थी। उसे एक तीव्र बेचैनी महसूस हो रही है। क्या डायलन ने सम्राट को पहले ही मार दिया है? वह अपनी बरसों की मेहनत को बेकार नहीं जाने दे सकती। पीछे के पहाड़ पर डायलन ने सम्राट का रास्ता रोक लिया। वह अब जानता है कि उसकी गुरु के उसके करीब आने का उद्देश्य क्या था। यह सम्राट से व्यक्तिगत रूप से बदला लेने के अलावा और कुछ नहीं था। अगर गुरु की इच्छा पूरी हो गई, तो उसके अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। भले ही गुरु उससे नफरत करें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने हाथों से सम्राट को खत्म करना चाहता है। जैसे ही उसने हमला करने के लिए तलवार उठानी चाहिए, वह अचानक रुक गया। सीधे मारने की तुलना में उसने एक अधिक दिलचस्प तरीके के बारे में सोचा। जब लिज महल पहुंची, उसे लगा कि डायलन ने सम्राट को मार दिया है। उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह इसे अपने हाथों से करना चाहती है, लेकिन डायलन ने कहा कि सम्राट अभी भी जीवित है। लिज ने उससे पूछा कि उसने सम्राट के साथ आखिर क्या किया है, जैसा कि सम्राट ने कभी लिज के साथ किया था। उसे नर्क में भेज दो, उसे एथिलेट के टुकड़े खिला दो, चाहे कुछ भी हो जाए वह नहीं मरेगा। गुरु उसे अपनी मर्जी से प्रताड़ित कर सकती है। अगर आप चाहें तो उसे एक तलवार में भी ढाला जा सकता है, अनंत काल तक यातना सहने के लिए। गुरु, यह मेरा आपके लिए सबसे उत्तम उपहार है। क्या आपको मेरी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए? लिज हमेशा सम्राट से बदला लेने के लिए उचित तरीकों का उपयोग करना चाहती थी। आखिर किसी इंसान को तलवार में ढालना, मानवीय सीमाओं से परे ऐसा व्यवहार वास्तव में घृणित है। डायलन पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया है। लिज अनजाने में डायलन से डरने लगी है। वह भागना चाहती है। शांति से सोचो। डायलन ने शाही परिवार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। क्या यही वह परिणाम नहीं है जो वह हमेशा से चाहती थी? लिज ने अपने हाथ से डायलन के चेहरे को सहलाया। उसकी प्रशंसा की कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। डायलन का विद्रोह सफल रहा। स्थिति जल्द ही नियंत्रण में आ गई। लेकिन लिज उतनी खुश नहीं थी जितना उसने सोचा था। चीजें अब उसके नियंत्रण से बाहर होने लगी हैं। पानी की सतह से बाहर आते ही लिज ने स्नानघर के किनारे एक परी को देखा। उसने परी से पूछा, अगर वह भागना चाहे तो क्या परियां उसकी मदद करेंगी? परी को हवा में मंडराते हुए देखा गया। हे दयालु इंसान, हम हमेशा तुम्हारे पक्ष में हैं, तुम्हारी मदद करेंगे। कुछ समय के लिए किसी को सताना सुखद हो सकता है, लेकिन बाद में पछतावा भारी पड़ता है। नए सम्राट के राज्याभिषेक के बाद रोनन परिवार वह बन गया जिससे हर कोई जुड़ना चाहता था। पर कोई नहीं जानता कि लिज ने खुद को परिवार से अलग कर लिया है। बुरे पिता के मन में अभी भी आशा है। शायद बेटी ने यह विद्रोह की विफलता की स्थिति के लिए किया था, ताकि आवेदन पत्र परिवार को संलिप्त होने से बचा सके। लेकिन बुरे बड़े भाई ने पिता को वास्तविकता दिखाई। लिज बस परिवार के सदस्यों को देखना नहीं चाहती, इसीलिए वह 13वें राजकुमार की गुरु बनी। एक समय था जब लिज ने अपने भाई को खुश करने की बहुत कोशिश की थी, पर भाई ने उससे कहा था कि अपनी ऊर्जा बर्बाद न करे। वह लिज को कभी अपनी बहन के रूप में नहीं देख पाएगा। पीछे मुड़कर देखने पर भाई को अब गहरा पछतावा है। उनके पास सुधार करने के अनगिनत अवसर थे, लेकिन वे सब गवा दिए गए। लिज अब उन्हें माफ नहीं कर सकती।
अब केवल समय से ही आशा की जा सकती है कि वह बहन के घावों को भर सके। यहाँ लिज डायलन के बदलावों से परेशान है। मुख्य कारण यह है कि वह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जब तक सेवक ने काहू के आने की सूचना नहीं दी, वह पहली व्यक्ति थी जो उसे शाही गुरु बनने पर बधाई देने आई थी। काहू समय के बीतने को गहराई से महसूस कर सकता है। लिज को संदेह है कि वह भी अतीत से वापस आया है। कुछ औपचारिक बातों के बाद काहू ने विदा ली। असल में लिज को कल ही डायलन के साथ जीत का जश्न मनाना चाहिए था। न जाने के कारण वह थोड़ा दोषी महसूस कर रही थी। इसलिए उसने अच्छे से तैयार होने का फैसला किया, क्योंकि यह उसकी और डायलन की नई पहचान के साथ पहली रात का खाना था। लेकिन वास्तव में डायलन भी लिज की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। ब्लैक नाइट ने सूचना दी कि शाही गुरु और काहू के बीच मुलाकात हुई। फिर से वही कामिन। उसने सुना था कि पहले उसकी और गुरु की सगाई होने वाली थी। डायलन ने स्पष्ट रूप से खतरे का अनुभव किया। लिज के आने का इंतजार करते समय डायलन समझ नहीं पा रहा था कि वह अचानक इतना घबराया हुआ क्यों है। जैसे जैसे कदमों की आवाज नजदीक आती गई, शाही गुरु लिज साम्राज्य के सूर्य को नमन करती है। बेदाग सफेद पोशाक में वह और भी सुंदर लग रही थी। पुरुष उसे देखकर अपना चेहरा लाल होने से नहीं रोक सका। सिर्फ शराब पीना थोड़ा उबाऊ है, लिज ने सुझाव दिया। एक सच बोलने वाला खेल खेलने का, जिसे प्रश्न पूछा जाए और वह उत्तर न दे पाए, वह हार जाएगा। हारने वाले को जीतने वाले की एक इच्छा पूरी करनी होगी। डायलन ने पहला सवाल पूछा, एथिलेट के टुकड़े क्या है? लिज को उम्मीद नहीं थी कि डायलन यह पूछेगा। उसे दम घुटने जैसा महसूस हुआ। फिर भी लिज ने उसके प्रश्न का उत्तर दिया। यह राक्षसों का मूल है। यह बुराई से दूषित है, ईश्वर का अवशेष। अब लिज के पूछने की बारी थी। महाराज उन लोगों को कैसे देखते हैं जो इन टुकड़ों को खा लेते हैं? डायलन का मानना है कि उनका कोई मूल्य नहीं है। उसने लिज से पूछा कि क्या वह कुछ छिपा रही है। लिज ने उत्तर दिया, नहीं। समय के पीछे जाने का एहसास अजीब है। आखिर इसके बारे में कौन सोचेगा? महाराज, क्या आपके पास कोई प्रिय व्यक्ति है? उस व्यक्ति ने इनकार नहीं किया। वह बहुत पहले से उस व्यक्ति से प्यार करता है। जहां तक लिज जानती है, डायलन के साथ लंबे समय तक रहने वाली विपरीत लिंग की व्यक्ति केवल वही थी। इस जांच ने उसे और भी उलझन में डाल दिया। और गुरु, आपका क्या? क्या आपका कोई है? यह सवाल सुनकर लिज, उसने आश्चर्यजनक रूप से काहू के बारे में सोचा। वह अच्छी तरह जानती थी कि वह प्यार नहीं था। वह उन दिनों को नहीं भूल सकती जब वह लापता थी। केवल काहू ने ही उसे ढूंढा था। वह उसकी बहुत आभारी थी और इस सच्ची भावना की रक्षा करना चाहती थी। लिज ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं। फिर उसने आखिरी सवाल पूछा, क्या मैं जान सकती हूं कि वह व्यक्ति कौन है जिससे महाराज प्यार करते हैं? डायलन घबरा गया। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि एक बार जब गुरु को उसकी भावनाओं का पता चल जाएगा तो वह त्याग दिया जाएगा। इसलिए डायलन ने हार मानना चुना। पर उसे नहीं पता था कि शांत रहने के नाटक के बावजूद वह अपनी आंतरिक घबराहट को छिपा नहीं सका। लिज के मन का संदेह सच साबित हो गया। ऐसा लगता है कि योजना को फिर से तैयार करना होगा। और दूसरी ओर लाल बालों वाली को हत्या का मिशन मिलता है। दूसरी पार्टी शाही गुरु की जान के लिए 3 गुना कीमत दे रही है। लाल बालों वाली ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। वह एक ऐसी महिला है जिसने अकेले अपने हाथों से 1000 राक्षसों से लड़ाई लड़ी थी। उसकी हत्या करना मौत को बुलावा देने के समान है। वास्तव में लाल बालों वाली ने एक बार लिज की हत्या करने की कोशिश की थी जब वह अभी भी एक महान गुरु थी। वह तुरंत एक पल में हार गई थी। वह उस महिला की ताकत को बहुत अच्छी तरह जानती है, यहाँ तक कि उसने लिज की प्रशंसा करना शुरू कर दिया है। अन्य समूह के सदस्यों को चेतावनी दे, न केवल शाही गुरु। भविष्य में रोनन परिवार के सभी लोगों से दूर रहें। हालांकि लिज को परिवार से निकाल दिया गया है। आखिरकार खून का रिश्ता तो है ही। रोनन परिवार को छूना, क्या होगा यदि वह बदला ले ले? सोचने में ही बहुत डरावना लगता है। किसी भी स्थिति में वह नहीं चाहती कि लिज उससे नफरत करे। सुबह लिज जागती है, कल की स्थिति के बारे में सोचती है। वह बहुत निश्चित है। डायलन जिस व्यक्ति से प्यार करता है वह वही है। अब डायलन की भावनाओं में बदलाव के आधार पर
विकास के अनुसार योजना को समायोजित करना होगा। सम्राट के शयन कक्ष में जाने की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। सिद्धांत रूप में गुरु और शिष्य दोनों को एक ही महल में रहना चाहिए। लिस ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। डायलन वास्तव में उसे बकाइन कक्ष देगा। इसे महल की सबसे सुरक्षित जगह कहा जाता है। यह मानव हृदय के समान है। यह मूल रूप से सम्राट के रहने का कमरा था। इससे लिज असहज महसूस करने लगी। तलवारबाजी की कक्षा का समय करीब आ रहा है, लेकिन लिज ने कक्षा का तरीका बदलने की योजना बनाई। सभी तलवारों पर घातक जहर लगा दें। वह डायलन के साथ जीवन दांव पर लगाकर एक वास्तविक युद्ध अभ्यास करना चाहती है, लेकिन वह आदमी समझ गया कि यह लिज द्वारा उसकी परीक्षा है। यदि वह प्यार नहीं करता तो वह अपनी पूरी ताकत लगा देता, लेकिन वह अपने गुरु को घायल नहीं होने दे सकता। एक पल के लिए उसका ध्यान भटका। लिज की तलवार पहले से ही उसके गले पर थी। महाराज, कृपया अपना ध्यान केंद्रित करें। परिणाम पहले से ही स्पष्ट है। लिज ने मुस्कुराते हुए कहा कि कक्षा से पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं, लेकिन मुड़ने के बाद उसके चेहरे के भाव तुरंत अत्यंत गंभीर हो गए। तीसरे दिन की दरबारी बैठक में अपच सम्राट की बची हुई ताकतें सत्ता वापस पाने की योजना बना रही हैं। वे अंडरवर्ल्ड के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। इस खबर ने लिज को महसूस कराया कि शायद कायरा के बारे में कुछ सुराग मिल सके। उसने पहल करते हुए हाथ उठाया। यह मामला मुझ पर छोड़ दे। लिज के बारे में सभी जानते हैं कि वह महाराज की गुरु है, लेकिन उसकी विशिष्ट ताकत के बारे में नहीं जानते। जैसे ही किसी ने आपत्ति करनी चाहिए, लिज की एक नजर ने उन्हें चुप करा दिया। वे बोलने की हिम्मत नहीं कर सके। यह मामला काफी खतरनाक है। मदद के लिए किसी को भेजने की जरूरत है। काहू खड़ा हो गया। उसने कहा कि वह शाही गुरु की मदद करना चाहता है। डायलन को अपने गुरु के निर्णय पर भरोसा है। उम्मीद है कि काहू अच्छी तरह से सहायता करेगा। अंडरवर्ल्ड के इलाके में प्रवेश करने के बाद हर जगह सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। समय समय पर रास्ते रोकने के लिए विभिन्न राक्षस प्रकट होते थे। लिज ने उन सबको आसानी से सुलझा लिया। उसकी ताकत देखने के बाद काहू हैरान हुए बिना नहीं रह सका। उसे अपनी यादों वाली लिज याद आई, जो केवल अपने परिवार से प्यार पाने की चाहत रखने वाली एक कुलीन युवती थी। लेकिन अब वह बहुत डरावनी और शक्तिशाली थी। वह वास्तव में कैसी इंसान है? आधे दिन तक लड़ने के बाद काहू ने लिज को अपने घर आराम करने के लिए आमंत्रित किया। यह करीब से देखने के लिए कि क्या काहू भी उसकी तरह ही है, क्या वह भी एक पुनर्जन्म लेने वाला यात्री है। लिज ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। काहू के घर पहुंचने के बाद लिज ने तुरंत एक संदेश लिखा और कबूतर के जरिए महाराज को सूचित किया। कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए वह एक रात काहू के घर ठहरेगी। जब संदेशवाहक कबूतर पहुंचा, संदेश को देखकर किसी का चेहरा थोड़ा उतर गया। क्या गुरु उसकी परीक्षा ले रही है, या वह काहू के प्रति गंभीर है? अब डायलन शांत नहीं रह सकता था। वह पागलों की तरह सिर्फ गुरु को अपने पास रखना चाहता था। जल्द ही 3 दिनों का अभियान सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। लिज जैसे ही महल वापस आई, डायलन उससे मिलने के लिए बेताब हो गया। गुरु को ऐसे कपड़े पहने देखकर जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे, उसने अनुमान लगाया कि यह काहू का दिया हुआ उपहार है। डायलन वास्तव में उन कपड़ों को फाड़ देना चाहता था, लेकिन वह केवल अपनी मुट्ठियां ही भींच सका। अपनी ईर्ष्या और अधिकार की भावना को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए मुस्कुराते हुए पूछा, पिछले कुछ दिनों में गुरु कैसी रहीं? जब उसने सुना कि वह बहुत खुश थी, डायलन ने फिर पूछा, गुरु, क्या आप युवा ड्यूक काहू को पसंद करती हैं? लिज जानती थी कि वह उसकी परीक्षा ले रहा है। यदि वह कहती है कि वह काहू को पसंद करती है, तो शायद डायलन हार मान लेगा। हाँ महाराज, मैं उसे पसंद करती हूँ। डायलन ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह अच्छी बात है, लेकिन उसका हाथ पकड़ने की ताकत धीरे धीरे बढ़ने लगी। हालांकि अभी शरद ऋतु का सूखा मौसम था, लेकिन उसे लगा जैसे आसपास की हवा गर्मियों की तरह गर्म हो गई हो। सम्राट ने लिज और काहू के लिए एक जश्न के नृत्य का आयोजन किया। लिज सफेद जालीदार पोशाक पहने हुए थी। काहू के साथ हाथ में हाथ डाले हुए आई। उस आदमी को थोड़ा अजीब महसूस हुआ। उसने पहले कुछ खाने के लिए लाने का सुझाव दिया। उसके जाते ही डायलन लिज की ओर आया। गुरु,
मैं आपसे वापस लेने आया हूँ। वह पहला नृत्य जो कभी किसी ने छीन लिया था। डायलन उस नृत्य की बात कर रहा था जो युवराज के राज्याभिषेक समारोह में हुआ था। वह काहू के साथ उसका पहला नृत्य था। लिज को लगा जैसे वह किसी जाल में फंस गई है, लेकिन फिर भी उसने डायलन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। डांस फ्लोर पर वे दोनों मुख्य आकर्षण बन गए। सब मुस्कुराते हुए कह रहे थे कि यह सिर्फ नृत्य नहीं है, बल्कि एक कला है। केवल काहू आश्चर्य से यह सब देख रहा था। कुछ दिन पहले उस कपड़ों की दुकान ने अचानक उसके लिए पोशाक बनाने से मना कर दिया था जिस पर वह 10 साल से भरोसा करता था। और इस समय सम्राट द्वारा पहना गया सूट बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह बनवाना चाहता था। उसके मन में एक पागलपन भरा विचार आया। उसे इसकी पुष्टि करने की जरूरत है। काहू ने उन दोनों के समाप्त होने तक विशेष रूप से इंतजार किया। सम्राट को ढूंढा। महाराज, यदि संभव हो तो मैं शाही गुरु से विवाह करना चाहता हूं। आखिरकार हम शादी की उम्र में पहुंच चुके हैं, डायलन ने मुंह से कहा। जब तक गुरु को कोई आपत्ति न हो, वह इसे पूरा कर सकता है। हालांकि उसके हाथों की उभरती नसें उसके मन के असली विचारों को उजागर कर रही थी। वाकई महाराज शाही गुरु को पसंद करते हैं। ध्यान से देखने पर वह और लिज वास्तव में बहुत समान है। अपनी ठंडी आंखों से दुनिया को नीचे देखते हुए तभी अगले ही पल डायलन की चेतावनी सुनाई दी। एक सेवक होने के नाते अपने स्वामी को यूं ही परखना, क्या तुम्हें यह मूर्खतापूर्ण नहीं लगता? मैं नहीं चाहता कि ऐसा फिर कभी हो। काहू के मन की बात पूरी तरह पकड़ ली गई थी। भाई को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ। जब उसने सुधार करना चाहा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह बच्चा जो परिवार के प्यार के लिए तरसता था, हमेशा के लिए 400 साल पहले ही रुक गया। जब काहू रोनन के घर गया लिज की पसंद के बारे में पूछने के लिए, उन बुरे भाइयों को एहसास हुआ कि वे अपनी बहन के बारे में बहुत कम जानते हैं। उसे शायद फूलों से नफरत थी। यादों में बहन हमेशा अपने कमरे में ही रहती थी, लेकिन काहू को याद था लिज एक बार फूलों की खुशबू ले रही थी। वह खुशी से भरा चेहरा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या लिज के बारे में उनकी यही पूरी यादें हैं। तुम लोग क्या वाकई लिज के परिवार वाले हो? काहू की एक बात ने दोनों भाइयों को शर्मिंदगी से चुप कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि वे अपनी बहन के बारे में सच में कुछ नहीं जानते। बुरा भाई नशे में धुत होकर अपनी पत्नी के पास गया। जब तुमने बेटे को जन्म दिया था तब तुम मरते मरते बची थी। क्या दर्द और डर हुआ था? क्या कभी उससे नफरत की? वह पागलों की तरह अपनी पत्नी से वह जवाब पाना चाहता था जो वह सुनना चाहता था। मानो अगर पत्नी कह दे कि वह नफरत करती है, तो यह साबित हो जाएगा कि उसने इन वर्षों में कुछ गलत नहीं किया। पत्नी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। उसने अपने आंसू रोके। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति ने ऐसी बात कही। बच्चे के लिए उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। तुम खुद एक पिता हो, क्या तुम्हें यह नहीं पता? वह भाई है। मां के प्रसव के दिन उसने अपनी आंखों से मां को देखा था, जो अपनी बहन को जन्म देने के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार थी। अगर मां को पता चलता कि उनके जाने के बाद उनकी बेटी और बहन के साथ परिवार ने ऐसा व्यवहार किया, तो उन्हें कितना दुख होता। और दरवाजे के बाहर खड़े पिता ने जब ये बातें सुनी, उन्हें याद आया कि उनकी पत्नी ने बेटी का नाम क्या सोचकर रखा था। प्राचीन भाषा में इसका अर्थ सौभाग्य होता है। और उसने अपनी बेटी के साथ क्या किया था। और अब लिज को इन ढोंगी रिश्तों की कोई जरूरत नहीं थी। वह एक के नीचे और हजारों के ऊपर वाली शाही गुरु है। तलवारबाजी प्रतियोगिता जीतने वाली एक प्रतिभाशाली विजेता है। वह ऐसी महिला है जिसे सम्राट भी चाहते हैं। गुरु की इच्छा पूरी करने के लिए, साम्राज्य को नष्ट करने के लिए डायलन जल्द ही युद्ध शुरू करने की योजना बना रहा है। लिज को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी कदम उठाएगा। डायलन प्रथम के गद्दी पर बैठने के बाद साम्राज्य की अर्थव्यवस्था और राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई थी। यहां तक कि युद्ध शुरू होने पर भी वे नागरिक वफादारी निभाने के लिए आगे आएंगे। लेकिन वे नहीं जानते कि उनका केवल हार और मृत्यु ही इंतजार कर रही है। उस आदमी की युद्ध योजना सुनते हुए आखिरकार वह दिन आने ही वाला है। लिज अपनी उत्तेजना को छिपाते हुए उसकी प्रशंसा करती है। आप वास्तव में बहुत उत्कृष्ट हैं। गुरु की यह दिल से निकली प्रशंसा डायलन के भीतर एक आग जला देती है।
वह आदमी अब खुद को रोक नहीं पाया। वह उसे अपनी भावनाओं के बारे में बताने के लिए बेताब था। गुरु, मुझे आप पसंद है। ऐसी निगाहें, ऐसी बातें कहना। गुरु को मेरी भावनाएं समझनी चाहिए, है ना? लेकिन लिज ने अनजान बने रहने का फैसला किया। महाराज, मुझे भी आप पसंद है। उस आदमी के प्रेम प्रस्ताव को उसने एक साधारण भावना में बदल दिया। लेकिन इस बार डायलन इसे यूं ही नहीं छोड़ना चाहता था। वह लिज को बगीचे में ले गया। गुरु, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? कायला आखिर क्या है? लिज को उम्मीद नहीं थी कि डायलन कायला का जिक्र करेगा। महाराज, क्या आप जानते हैं कि एशलेट के टुकड़े खाने के बाद क्या होता है? कालकोठरी में बंद पूर्व सम्राट इसका एक उदाहरण है। सामान्य लोग इसे सह नहीं पाते और मर जाते हैं। जो मुश्किल से जीवित बचते हैं वे केवल एक सचेत धातु बन जाते हैं। वही कायला है। वह आदमी जानता था कि गुरु उससे कुछ छिपा रही है, लेकिन जब तक वह खुद कह रही थी वह विश्वास करता था। गुरु, मैं आपसे प्यार करता हूं। यह एक छात्र का गुरु के प्रति प्यार नहीं है। यह एक पुरुष का एक स्त्री को पाने का प्यार है। डायलन का साहसी और स्पष्ट इजहार, एक तपती गर्माहट के साथ, मानो पूरी सर्दी को पिघला दिया हो। लिज ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। कमरे में लौटकर उसने खुद को शांत करने के लिए बाथटब में डुबो दिया। चाहे जो भी हो, वह अपना बदला नहीं छोड़ेगी। पर उसे उम्मीद नहीं थी कि दोपहर में वह आदमी उसके लिए एक उपहार भेजेगा। उसका एक चित्र। यह चित्र उसने अपने पिछले जीवन में कायला के रूप में देखा था। बस चित्र में मुख्य पात्र सात्वी राजकुमारी थी। कोई भी देख सकता था कि चित्र बनाने वाले का उसके प्रति कितना प्रेम था। लिज ने उस चित्र को पियानो के ऊपर लटकाने का आदेश दिया। उसी समय डायलन पियानो की क्लास के लिए आया। मेज पर लिज के चाहने वालों के पत्र देखकर उस आदमी ने बिना छिपाए अपनी जलन दिखाई। वह देखना चाहता था कि कौन इतना साहसी है जो उस महिला को पत्र लिख रहा है जिसे सम्राट चाहता है। पास खड़ी दासी इस अचानक मिले प्यार के प्रदर्शन से हैरान रह गई। वह सबको बताना चाहता था कि वह इस दुश्मन को पसंद करता है। पढ़ाई के दौरान उसने लिज के लिए उसके पसंदीदा फल भी मंगवाए। बचपन में भले ही उसे वे कितने भी पसंद हो, उसे कभी नहीं मिलते थे। बड़े होने के बाद उसने उन्हें फिर कभी नहीं खाया। डायलन को कैसे पता चला कि उसे यह पसंद है? कभी उपेक्षित रहने की यादें डायलन की वजह से गर्मजोशी से भर गईं। उस फल की कड़वी यादें अब याद रखने योग्य सुखद बातें बन गईं। इस पल लिज को शायद समझ आ गया था कि वह सचमुच उससे गहरा प्यार करता है। सम्राट द्वारा शाही गुरु को चाहने की खबर तुरंत फैल गई। हालांकि काहू जानता था कि सम्राट का लिज से प्यार करना कोई अजीब बात नहीं है। आखिरकार उसे यह पहले से पता था, लेकिन फिर भी उसे बुरा क्यों लग रहा था। यहां तक कि तलवारबाजी करते समय उसका ध्यान भटका और तलवार हाथ से छूट गई। उसे शक हुआ कि कहीं वह भी इस महिला से प्यार तो नहीं करने लगा। वह लिज के पास गया। व्यक्तिगत और पेशेवर कारणों से उसने उससे महाराज के करीब न जाने की प्रार्थना की। तुम दोनों का साथ होना बहुत खतरनाक है। काहू असल में लिज का मंगेतर था। यादों के साथ इस युग में पुनर्जन्म लेकर आया था। उम्मीद नहीं थी कि किसी और ने लिज का दिल जीत लिया है। लिज को भी समझ आ गया कि यह आदमी काम के बहाने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, लेकिन वह उसकी बात सुनने का इरादा नहीं रखती थी, क्योंकि केवल डायलन ही उसे सबसे कीमती व्यक्ति मानता था और केवल उसके पास रहकर ही वह बिना किसी चिंता के रह सकती थी। डायलन ने लिज के लिए क्रिस्टल गार्डन तैयार किया था। यह वही था जिसे उसने जादू के जरिए सुरक्षित रखने के लिए लोगों को भेजा था। कभी न पिघलने वाले बर्फ के क्रिस्टल के पेड़। दोनों हाथ पकड़कर आगे बढ़ते रहे। बदला लेने के लिए लिज प्यार को लेकर बहुत सतर्क थी। यहां तक कि उसने डायलन का इस्तेमाल करने में भी संकोच नहीं किया, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने यहां तक कहा कि सब कुछ ठीक है। लिज के जूते के फीते खुल गए। डायलन नीचे झुका। जब उसने सम्राट को झुकते हुए देखा, उसे याद आया केवल डायलन ही था जिसने शुरुआत से ही उसे सम्मान दिया था, और वह उसके जीवन का पहला व्यक्ति था जिसने उसे स्वीकार किया था। लिज ने अनजाने में आदमी की ठुड्डी को छुआ और खुद को उसे चूमने से नहीं रोक सकी। जैसे ही होंठ मिले, डायलन एक पल के लिए सुन्न रह गया और जल्द ही उसने कमान अपने हाथ में ले ली। उसका पुनर्जन्म बदले के लिए हुआ था।
डायलन भी उसके साथ रहने को तैयार था। तो फिर एक साथ प्यार में पड़ने में क्या बुराई है? आदमी जानता था कि लिज वास्तव में उतनी दृढ़ नहीं थी। कोई बात नहीं, उसे पूरा विश्वास था कि वह उसके दिल की दरार को भर देगा। उसने लिज को अगली रात आतिशबाजी देखने के लिए अपने शयन कक्ष में आने का आदेश दिया। लिज अच्छी तरह जानती थी कि इसका क्या मतलब है। मैं आपका इंतजार करूंगी। आखिरकार उसने उस महिला को पा लिया जिसे वह सालों से प्यार करता था। जब डायलन ने उसके साथ रात बिताने का प्रस्ताव रखा, लिज मना नहीं करना चाहती थी। कमरे में वापस आकर उसने फिर से परियों को देखा। परियों ने पूछा कि क्या उन्हें डायलन के साथ उसकी पहली रात में मदद चाहिए। परियों की धूल छिड़कने से बहुत अच्छा अनुभव होगा, लेकिन लिज ने मना कर दिया। वह डायलन के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए बाहरी शक्तियों की मदद नहीं लेना चाहती थी। वह अपने वास्तविक रूप में अनुभव करना और पुष्टि करना चाहती थी। अगली रात लिज वादे के मुताबिक पहुंची। जब आतिशबाजी फटी, डायलन ने पहली बार लिज को देखने के अपने अनुभव के बारे में बताया। यह नियति जैसा महसूस हुआ था, जैसे कि तुम मेरी ही होने वाली थी। आज रात तुम मेरे पास आई हो, इसका मतलब है कि तुम सहमत हो। अगर तुम्हें पछतावा हो तो मैं किसी भी समय रुक सकता हूं। लिज ने कहा कि उसे कोई पछतावा नहीं है। इस पल में वे पूरी तरह से एक दूसरे के हो गए। जब लिज ने आंखें खोली, डायलन पहले ही जाग चुका था। वह काफी देर से पास में बैठकर लिज को देख रहा था। डायलन ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और उसे धीरे से चुमा। यह पहली बार था जब उसने लिज का नाम पुकारा था। अब हमारे बीच क्या रिश्ता है? महल के शिष्टाचार के अनुसार सम्राट की कोई प्रेमिका नहीं हो सकती। महल में प्रवेश करने वाली महिला या तो रानी होती है या फिर उपपत्नी, लेकिन इनमें से लिज को किसी से मतलब नहीं था। हम प्रेमी हैं। यह सुनकर आदमी काफी संतुष्ट हुआ। वह अपने रिश्ते को सार्वजनिक करने के लिए बेताब था, ताकि कोई और लिज पर नजर न डाल सके। जबकि आदमी प्यार में डूबा हुआ था, लिज अभी भी अपना असली मकसद नहीं भूली थी। बदला। हालांकि अब जैसा चल रहा है वह भी बुरा नहीं है। शाही शिक्षक और सम्राट के बीच प्रेम की चर्चा पूरी राजधानी में फैल गई। ज्यादातर लोग आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन काहू परेशान होने लगा। आखिरकार ऐसा ही हुआ। अगर सम्राट लिज को रानी बनाना चाहता तो वह पहले ही इसकी घोषणा कर चुका होता। वे इसे प्रेमी क्यों कह रहे हैं? शिष्टाचार उन दोनों के लिए मायने नहीं रखता था। कानून और व्यवस्था सम्राट को नहीं रोक सकते, तो वह एक तानाशाह के अलावा और क्या हो सकता है? और शांति के समय में सुना है कि सैनिकों को बहुत कड़ा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। काहू को समझ नहीं आ रहा था कि लिज का असली मकसद क्या है। लिज के बारे में सोचकर उसे अचानक दिल में दर्द महसूस हुआ। दोनों ने अपना रिश्ता पक्का कर लिया था, इसलिए प्रशिक्षण के दौरान भी वे दूसरों की परवाह किए बिना एक दूसरे के करीब रहते थे। वह कोमल और सुंदर युवक, कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता था। लिज खुद को उसे चूमने से नहीं रोक सकी। उनके बेधड़क प्रेम जीवन की शुरुआत हुई। पहली डेट। उन्होंने साथ में ओपेरा का प्रदर्शन देखा, स्वादिष्ट दोपहर का भोजन किया, एक साधारण प्रेमी जोड़े की तरह ढलते सूरज की रोशनी में जंगल में टहलते रहे। डायलन के पास लिज के साथ करने के लिए और उसकी यादें बहुत सारी थी। वह यहां तक कि बेचैन होने लगा। उसे हमेशा लगता था कि अगर उसने जल्दी नहीं की तो उसे कभी मौका नहीं मिलेगा। शायद डायलन की बेचैनी को समझकर लिज ने उसे प्यार से सांत्वना दी। महाराज, मैं यहीं हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रात का समय। लिज अभी भी आज की डेट के बारे में सोच रही थी। यह सुखद और नया अनुभव था। तभी उसने ड्रेसिंग टेबल के पास एक नक्काशीदार लिफाफा देखा। उसे उस सुनहरे बालों वाले आदमी की याद आई। बस लिफाफा फाड़ने की देर थी और वह सुनहरा बालों वाला आदमी तुरंत प्रकट हो सकता था। क्या मैजिक टॉवर से कोई नई जानकारी मिली है? जैसे ही लिफाफा फाड़ा गया, वह आदमी कमरे में प्रकट हो गया। लिज को देखते ही उसने फिर से उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश शुरू कर दी। उसे उम्मीद थी कि लिज उनके संगठन में शामिल होगी, लेकिन लिज को केवल इस बात की परवाह थी कि वह क्या जानकारी दे सकता है। आदमी लाचार था। उसे पहले मुख्य मुद्दे पर बात करनी पड़ी। पता चला कि कायरा के पीछे का असली मास्टरमाइंड मैजिक टॉवर था।
वे उन लोगों को तलवार में ढालना चाहते थे जिन्होंने एसिलेट के टुकड़ों को खा लिया था। वे इंसानी हाथों से एक देवता बनाना चाहते थे। इस दुनिया में वास्तव में दो देवता हैं। एक है एसिलेट और दूसरा है दुष्ट देवता। दुष्ट देवता मूल रूप से जादू का एक समूह था। लिस को यकीन नहीं हो रहा था। पता चला कि मैजिक टॉवर जिस व्यक्ति की तलाश कर रहा था वह वही थी, इकलौती ऐसी व्यक्ति जिसने एसिलेट के टुकड़ों को खाकर उन्हें खुद में समाहित कर लिया था। उन लोगों की आंखों में वह खुशी और लालच वह मरते दम तक नहीं भूल सकती थी। मैजिक टॉवर ने कायरा को एक पात्र के रूप में बनाया था ताकि दुष्ट देवता का आगमन हो सके। लिज ने अपनी तलवार उठाई और उसे आगे बोलने के लिए कहा। उसने बताया कि कायरा की योजना अभी तक सफल नहीं हुई थी और मैजिक टॉवर का मकसद भी पूरा नहीं हुआ था। सैद्धांतिक रूप से दुष्ट देवता कायरा के ऊपर उतरेगा, लेकिन जादुई संरचना के अनुसार नियंत्रण अभी भी शरीर के मालिक का ही होगा। दुष्ट देवता को शरीर के मालिक द्वारा धीरे धीरे सोख लिया जाएगा और अंत में वह वास्तव में दुष्ट देवता बन जाएगा। हालांकि तुम्हारी जानकारी दिलचस्प है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे संगठन में शामिल नहीं होंगी। मैजिक टॉवर को अब तक पता नहीं है। लीज का यह भविष्य का सफल मामला पुनर्जीवित हो चुका है। लीज को डर के साथ यह एहसास हुआ कि शायद वह खुद ही वह दुष्ट देवता है। अगला दिन लीज ने पुस्तकालय की सभी किताबों को खंगाला, लेकिन उसे दुष्ट देवता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। लाल बालों वाले ने सूचना कार्ड भेजा, यह समझने के लिए कि दुष्ट देवता को बनाने के लिए केवल कायरा का ही उपयोग क्यों किया जा सकता है। लीज ने कार्ड खोला। सुनहरे बालों वाला फिर से प्रकट हुआ। सुनहरे बालों वाले के पास नई जानकारी थी। उसे बताया कि ईर्ष्या के कारण दुष्ट देवता ने मुख्य देवता एशिलेट को अनगिनत टुकड़ों में बदल दिया था। इसकी विशेषता यह है कि हर कुछ शताब्दियों में सबसे शुद्ध और नेक टुकड़ा एक इंसान के रूप में जन्म लेगा। उनकी विशेषता उनकी वह प्रतिभा है जिसे छुपाया नहीं जा सकता। लीज को एहसास हुआ कि क्या यह डायलन के बारे में नहीं है। सुनहरे बालों वाला हमेशा गलत समझता रहा कि लीज ही एशिलेट का टुकड़ा है। आखिर 13 साल की उम्र में उसने अपनी शिक्षण क्षमता साबित कर दी थी। वह राजकुमार की शिक्षक बनी और उसने बिना किसी वजूद वाले 13वें राजकुमार को सम्राट बना दिया। इसीलिए उसने उससे संगठन में शामिल होने का पुरजोर अनुरोध किया। और दुष्ट देवता की विशेषता एशिलेट के प्रति हत्या की भावना है। सुनहरे बालों वाले ने कहा कि वह एशिलेट के असली टुकड़े की रक्षा करने आया है, यानी लीज की। उसे क्या पता था कि लीज ही कायरा है। केवल लीज जानती थी कि अगर वह दुष्ट देवता है तो अंततः वह डायलन को मार देगी। रात आदमी ने उसके कान में धीमी आवाज में लीज का नाम पुकारा, लेकिन लीज किसी भी तरह सो नहीं पाई। उसने यह भी सोचा था कि अगर उसने और डायलन ने मिलकर साम्राज्य को नष्ट कर दिया तो क्या उन्हें सच्ची खुशी मिल सकती है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वे चीजें फिर से काल्पनिक और धुंधली हो गई हैं। डायलन को मरने से बचाने के लिए लीज के पास उसे छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भले ही वह चली जाए, वह अच्छी तरह से जीवित रह सकता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस मोहरे को उसने खुद तैयार किया था वह एशिलेट का टुकड़ा होगा और खुद एक दुष्ट देवता के रूप में वह अपनी हत्या की इच्छा को दबा नहीं पाएगी और उसे मार देगी। डायलन को बचाने के लिए लीज के पास उससे दूर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने सुनहरे बालों वाले को ढूंढा और संगठन में शामिल होने के लिए सहमति व्यक्त की। उसे लेने आने का समय तय हो गया क्योंकि उसे अभी अन्य चीजों को सुलझाना था। लीज अकेले भूमिगत पुस्तकालय में आई। उसने कायरा योजना से संबंधित सभी पुस्तकों को जला दिया। 400 साल पहले उसे एक जादुई तलवार बनाया गया था और उसने बहुत कष्ट सहे थे। फिर पुनर्जन्म लेकर वापस आई और डायलन को सम्राट बनाया। वे पुरानी यादें उसके हाथों की राख की तरह धीरे धीरे दूर होती गईं। लीज को अचानक काहू की याद आई। उसे पुनर्जन्म से पहले की बातें अभी भी याद थी। उससे एक बार मिलना जरूरी था। काहू को समझ नहीं आया कि लीज उसे क्यों ढूंढ रही है। तभी उसने सीधे पूछ लिया कि क्या उसे पुनर्जन्म की अभी भी कोई याद है। काहू ने सिर हिलाया और कहा कि उसे बस इतना याद है कि उसने उसे बहुत समय तक ढूंढा था। उसके बाद की बातें उसे याद नहीं थी। लीज को लगा कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। अच्छा हुआ अब तक उसे नहीं पता कि वही कायरा है।
वापस जाते समय सुंदर आकाश को देखकर उसे डायलन से मिलने की बहुत इच्छा हुई। ढलते सूरज के नीचे वह डायलन के साथ टहल रही थी। अगर सब ठीक रहा तो यह उनकी आखिरी मुलाकात होगी। डायलन को सरकारी काम निपटाने जाना था, हालांकि वह बिछड़ना नहीं चाहती थी। कल फिर मिलेंगे। डायलन मुस्कुराते हुए चला गया। उसने लीज की आंखों में छिपे दुख पर ध्यान नहीं दिया। रात। लीज एक काले लबादे में भूमिगत जेल में दिखाई दी। जेल का दरवाजा खोला। अंदर वही पदच्युत सम्राट था जो अब कैदी बन चुका था, डिट्रिच प्रथम। वह अभी भी अपने आप से बड़बड़ाते हुए गालियां दे रहा था। स्पष्ट रूप से वह मानसिक रूप से विक्षिप्त था, लेकिन उसने एक ही नजर में लीज को पहचान लिया। वह यह भी जानता था कि उसने ही उसे जादुई तलवार कायरा बनाया था। उसने पूछा कि लीज अभी भी इंसान की तरह कैसे दिखती है? क्या मैंने तुम्हें पहले ही तलवार में नहीं ढाल दिया था? ऐसा लगता है कि एशलेट का टुकड़ा खिलाए जाने के बाद पदच्युत सम्राट की याददाश्त भी अधूरी हो गई थी। लीज अब उसके साथ और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। सुनो डिट्रिच प्रथम, तुम्हारा साम्राज्य नष्ट हो चुका है। आग पूरी धरती पर फैल गई है। तुम्हारी अनगिनत प्रजा सब राख हो गई है। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी पुरानी यादें वापस मिल गईं। जब वह आदमी निराशा में चिल्ला रहा था कि यह असंभव है, लीज ने उसे पकड़ लिया। तलवार से उस व्यक्ति का अंत कर दिया जिसने उसे गर्त में धकेला था। लीज ने आखिरकार 400 साल पुराना बदला ले लिया। उसने वहां सब कुछ आग के हवाले कर दिया। वास्तव में यह बहुत पहले ही कर दिया जाना चाहिए था। धधकती आग के बीच खड़ी होकर लीज के मन में केवल डायलन का ख्याल था। उसका वह खूनी बदला वास्तव में डायलन से संबंधित नहीं था। यह उसने खुद ही था जिसने उस ईमानदार व्यक्ति को विकृत कर दिया था। अब यहां से चले जाने का समय था। वसंत आने वाला है। बस यही उम्मीद है कि डायलन अपना जीवन अच्छी तरह से जिए। तड़के सुबह सुनहरे बालों वाला और उनका संगठन वादे के अनुसार पहुंच गए। लीज ने मुड़कर आखिरी बार महल की ओर देखा। हमेशा से वह डायलन को अपने बदले के लिए वश में करना चाहती थी, लेकिन पुरानी मीठी यादों को याद करते हुए उसे एहसास हुआ कि वश में तो वह खुद हो गई थी। लीज जादू के घेरे में पूरी तरह ओझल हो गई। सेवक ने सूचना दी कि जेल में आग लग गई है। शाही शिक्षक भी लापता है। पहरेदार और कैदी सब सुरक्षित हैं। केवल पदच्युत सम्राट मारा गया। डायलन ने जमीन पर पड़ी खंजर को देखा। उसे याद आया कि यह लीज का है। उसने खुद उस सम्राट को मार डाला जिसने उसे साए में रखा था। यह एक बड़ा सदमा था। उसे कुछ समय के लिए शांत होने के लिए जाने दिया जाए। वह जल्द ही वापस आएगी। वसंत के आने के साथ डायलन ने युद्ध जीत लिया और विजय होकर लौटा। उसे लगा कि अब शिक्षक को वापस आ जाना चाहिए, उसके साथ जश्न मनाने के लिए। लेकिन दरवाजा खोलने पर उसका स्वागत केवल सूनेपन ने किया। कोई बात नहीं, वह गर्मियों तक वापस आ जाएगी। उसने नौकरानी को शाही शिक्षक के लिए गर्मियों की पोशाक तैयार करने का आदेश दिया। देखते ही देखते पतझड़ आ गया और फिर सर्दी। डायलन ने नौकरानी से पुराने मौसम की सारी पोशाकें फेंकने को कहा और सर्दियों की पोशाकें तैयार करने को कहा। जब शिक्षक वापस आएगी तो बहुत ठंड होगी। इसी तरह डायलन ने 3 साल तक ऋतुओं के बीतने का इंतजार किया। प्रेमी के चले जाने के बाद वह पागल हो गया। वह मासूम सा छोटा भेड़िया अब पूरी तरह से काला हो गया है। वह औरत जिसने उसे पाने के लिए हर संभव कोशिश की, उसे पालतू बनाने के बाद छोड़ दिया। उसे किसी भी कीमत पर खोजने की कसम खाई है। चाहे उसे एक नमूने के रूप में ही क्यों न रखना पड़े, वह उसे अपने पास बंद कर लेगा। डायलन जब बहुत छोटा था, महल के अंतहीन संदेह और संघर्ष ने उसे थका दिया था। उसे लगा कि सब कुछ अर्थहीन है। वह हमेशा शतरंज की बिसात के साथ खेलता रहता था। यह खेल खेलते हुए कि 49 सदस्यों में से कौन पहले मरेगा। लेकिन उसकी मां ने उसे सिखाया, तुम दूसरों के साथ क्रूर नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे पास और भी विकल्प हैं। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि क्यों। फिर भी उसने अपनी मां की बात मानी। उसी दिन से शुरुआत हुई। उसने अपनी धार छुपा ली और वह एक अस्तित्वहीन 7वां राजकुमार बन गया, जब तक चार्लीज नाम की लड़की सामने नहीं आई। पहली ही नजर में वह जान गया था कि उसका कोई मकसद है। उसे समझ नहीं आया कि अगर वह नाम कमाना चाहती थी
तो इसके और भी आसान तरीके हो सकते थे। वह उसके करीब क्यों आना चाहती थी? साथ बिताए दिनों में अनजाने में वह उसकी ओर आकर्षित हो गया। वह उस औरत को पाना चाहता था। वह गहरी इच्छा उसे चार्लीज नाम के दलदल में धकेल गई। दूसरे मर्दों को उसके करीब आते देख डायलन का मन करता था कि उनके हाथ काट दे, पर चार्लीज के सामने आते ही वह तुरंत अपना डरावना चेहरा छुपा लेता था और फिर से वही मासूम छोटा भेड़िया बन जाता था। हाँ, सही है, डायलन खुद को छुपाने में हमेशा से माहिर रहा है, पर अब वह गायब हो गई है। वह कभी नहीं छोड़ेगी। वह हमेशा उसके साथ रहेगी। पता चला कि वे सारे वादे सिर्फ एक मजाक थे। डायलन के राज्याभिषेक का 3रा साल। वह लड़का अब बड़ा हो गया है। अनजाने में वह एक क्रूर शासक बन गया है। अब वह अपनी सारी जनशक्ति और संसाधन लगा देगा उस औरत को खोजने के लिए। जो कुछ भी तुम चाहती हो, चाहे वह गलत तरीकों से ही क्यों न हो, उसे हासिल करना ही होगा। गुरु, आपने मुझे यही सिखाया था, इसलिए मैं आपको वापस पकड़ कर लाऊंगा। चार्लीज, तुम्हारी आजादी अब खत्म हुई और 3 साल तक दूर रहने के बाद चार्लीज अपनी ताकत के बल पर अब संगठन की कमांडर बन गई है। जब चार्लीज पहली बार शामिल हुई थी तो बहुत से लोग उससे सहमत नहीं थे, पर एक दिन उसने अपनी ताकत से संगठन के सभी शूरवीरों को हरा दिया। तब से सबने उसे बिना शर्त स्वीकार कर लिया। तथ्यों ने साबित कर दिया कि चार्लीज वास्तव में इस योग्यता के काबिल है। उसके नेतृत्व में मैजिक टॉवर की शाखाओं को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। वह मैजिक टॉवर के लोगों के लिए सबसे डरावनी डेथ नाइट बन गई। अफसोस कि हर बार मुख्य लोग भागने में सफल रहे। अनजाने में 3 साल बीत गए हैं, क्योंकि उसका पूरा ध्यान मैजिक टॉवर का पीछा करने पर था। उसने डायलन के बारे में कम ही सोचा और उस आदमी ने भी उसका पीछा करने या निगरानी करने के लिए कोई नहीं भेजा। शायद डायलन उसे भूल चुका है। क्या यही वह परिणाम नहीं था जो वह चाहती थी? जब चार्ली सोच में डूबी थी, तभी दरवाजा खुला। आपातकालीन रिपोर्ट। डायलन प्रथम शाही खजाने के पैसे का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं मैजिक टॉवर के शोध का समर्थन करने के लिए। डायलन। 3 साल बाद यह नाम फिर से सुनकर चार्लीज ने नहीं सोचा था कि उसका संबंध मैजिक टॉवर से होगा। उसे समझ नहीं आया कि शाही परिवार ने कभी मैजिक टॉवर और संगठन के विवाद में दखल नहीं दिया। अब अचानक हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो कीरा योजना की त्रासदी फिर से दोहराई जाएगी। एक बार जब मैजिक टॉवर को शाही समर्थन मिल जाएगा तो वे फिर से वापसी करेंगे। कीरा योजना को लागू करने के लिए मैजिक टॉवर के उच्च अधिकारी निश्चित रूप से सामने आएंगे। चार्लीज इस बेहतरीन मौके का फायदा उठाने की योजना बना रही है। मैजिक टॉवर को खत्म करने के लिए जोखिम बड़ा है, पर कोशिश करना जायज है। इस समय भूमिगत पुस्तकालय में डायलन को समझ नहीं आया कि गुरु ने केवल एशलेट से संबंधित प्रतिबंधित किताबें ही क्यों देखीं। वह कीरा के बारे में हर चीज पर क्रोधित महसूस कर रही थी, यहां तक कि बदले की भावना भी थी, जैसे कि कीरा योजना पहले ही सफल हो गई हो और केवल कीरा से संबंधित डेटा ही जलाया गया। थोड़ी देर सोचा, छोड़ो, इससे उसे कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। गुरु के जाने ने उसे पागल बना दिया है। अब वह बस चार्लीज को खोजना चाहता है। सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। चाहे कुछ भी हो उसे पकड़ना ही होगा। जब संगठन के सभी लोग गंतव्य पर पहुंचे तब पता चला कि यह एक जाल था। शाही शूरवीर यहां दिखाई दिए, मैजिक टॉवर या सम्राट की रक्षा के लिए नहीं। जब चार्लीज को शूरवीरों ने घेर लिया तब उसे पता चला कि डायलन का असली लक्ष्य वही थी। उसने सही अनुमान लगाया था कि चार्लीज अपने पुराने अधीनस्थों पर हाथ नहीं उठाएगी। वह केवल आत्मसमर्पण कर सकती थी। संगठन के लोग भी एक एक करके गिरते गए। तभी डायलन सामने आया। आप बिल्कुल भी नहीं बदली, चार्लीज रोनन। डायलन ने उसकी ठुड्डी पकड़ी। तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाने के लिए मैं अब तुम्हें लेने आया हूं। पुराने प्रेमी को दोबारा सामने देखकर चार्लीज को सब बहुत अजनबी लगा। उसने उस आदमी को छोड़ दिया था जिससे वह प्यार करती थी 3 साल पहले। अंत में उसने उसे पकड़ लिया। सामने वाला डायलन उसे अजनबी और डरावना लग रहा था।
उसकी पुरानी कोमलता और सज्जनता गायब थी। उसकी आंखों में ठंडक और नफरत भरी थी। उसका व्यवहार भी अब कोमल नहीं रहा। वह आदमी बार बार पूछ रहा था कि उसने उसे क्यों छोड़ा। चार्लीज को खामोश देखकर, ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, अब से तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा। संगठन के सदस्य मेरे कब्जे में हैं। डेरियन, क्लॉस, वेंडी और सुनहरे बालों वाला। अगर तुम चाहो तो सबको मारकर भाग सकती हो। बस यह देखना है कि क्या तुम इन कीमती दोस्तों को छोड़ सकती हो। चार्लीज को लगा था कि उसने कभी टीम के सदस्यों को दोस्त नहीं माना, लेकिन 3 सालों तक साथ में मौत से जूझते हुए उसे इन लोगों के नाम तक याद है। उन्हें अपनी वजह से मरने नहीं दिया जा सकता। लिज ने कुछ नहीं कहा। डायलन ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। फैसला कर लिया है तो अब तुम्हें पछताने का मौका नहीं मिलेगा। इस समय लिज को एहसास हुआ कि वह लड़का जो कभी अपनी मर्यादा पर अड़ा रहता था, अब नहीं रहा। महाराज, आप बदल गए हैं। बेशक तुम इतने समय तक वापस नहीं आई। तुम्हें क्या लगता है मुझे कब तक अपना पुराना स्वभाव बनाए रखना चाहिए था? क्या मुझे मरने तक नहीं बदलना चाहिए था? क्या तुम ही वह व्यक्ति नहीं हो जिसने मुझे ऐसा बनाया है? चार्ल्स ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए। हाँ, उसने ही उसे एक तानाशाह बनना सिखाया था। अब किसे दोष दिया जाए? लेकिन एशलेट का असली टुकड़ा इतनी अंधेरी आभा कैसे छोड़ सकता है? डायलन ने संगठन के सभी लोगों को कैद करने का आदेश दिया। हालांकि मैंने उन्हें तुरंत नहीं मारा है। लेकिन गुरुजी, आप राहत की सांस मत लीजिए। मैं क्या कर सकता हूं? शायद गुरुजी को मन ही मन पता है। चार्ल्स ने घबराकर उसे रोकने की कोशिश की, पर डायलन उसकी बात नहीं सुनना चाहता था। गुरुजी, मैं उनके साथ क्या करूंगा? यह सब इस पर निर्भर करता है कि आप आगे क्या करेंगी। अब से मेरे पास रहो। तुम्हारी आंखों में सिर्फ मैं ही होना चाहिए। डायलन ने लिज के रहने का इंतजाम पास के एक होटल में कर दिया और पहरेदारी के लिए शूरवीरों को तैनात कर दिया। उसे वर्तमान स्थिति को समझने के लिए बाहर जाना ही होगा। लेकिन शूरवीरों ने उसे रोक दिया। महाराज का आदेश है, आप बिना अनुमति कहीं नहीं जा सकती। चार्ल्स बस जबरदस्ती निकलने ही वाली थी। तभी डायलन दरवाजा खोलकर अंदर आया। लिज ने तुरंत पूछा कि उसके साथियों को कहाँ रखा गया है, लेकिन उसने देखा कि डायलन के चेहरे पर मुस्कान थी। तुम मुझे नजरअंदाज करके दूसरों की चिंता कैसे कर सकती हो? डायलन ने अपनी उंगलियों से उसके चेहरे को धीरे से सहलाया। लिज को अब सचमुच महसूस हुआ कि वह डायलन जिसे उसने कभी प्यार किया था पूरी तरह बदल चुका है। फिलहाल उसे उसकी इच्छा के अनुसार ही चलना होगा। उसे गुस्सा मत दिलाओ। डायलन धीरे से लिज के करीब आया। उसे आदेश दिया कि वह किसी और मर्द से बात न करे, किसी और मर्द की तरफ न देखे। तुम सिर्फ मुझे देख सकती हो। सिर्फ मेरी चिंता करो। आज का डायलन दम घुटने जैसा महसूस होता है। महल वापस जाते समय रथ में डायलन ने हाथ बढ़ाकर लिज को पास बुलाया। वास्तव में वह मना कर सकती थी, लेकिन उस आदमी को नाराज न करने के लिए उसने साथ चलने का फैसला किया। यहां तक कि उसने यह भी कहा कि इन 3 वर्षों में उसने उसे याद किया, पर वह आदमी अब विश्वास नहीं करता था। उसने उसे अपनी ओर खींचा और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे चूम लिया। चार्ल्स ने भी हार नहीं मानी। उसने तुरंत उसे काटकर खून निकाल दिया। गुरुजी, आपके चूमने का तरीका बहुत खास है, लेकिन मुझे यह पसंद है। महाराज, कृपया मुझे छोड़ दे। साम्राज्य इन 3 वर्षों में तेजी से विकसित हुआ है। एक समृद्ध युग दिखाई दे रहा है। लेकिन अजीब बात यह है, महल के हर व्यक्ति के चेहरे पर डर साफ लिखा है। महल में प्रवेश करते ही नौकरानियों की भीड़ जमा हो गई। उसकी पुरानी निजी नौकरानी की आंखों में आंसू थे। शाही गुरुजी, आपको वापस देखकर बहुत खुशी हुई। नौकरानी चार्ल्स को रानी के महल में ले गई। वह अभी भी शाही गुरु की हैसियत में है। वह रानी के महल में कैसे रह सकती है? यह बहुत ज्यादा है। डायलन हर रात यहां बैठता था, चार्ल्स की वापसी की उम्मीद में। अंततः उसने ही उसे इतना पागल बना दिया था। लिज ने एक तरफ रखे लाल गहनों के डिब्बे पर ध्यान दिया।
उसके अंदर नीलम के झुमके थे। तब उसने ध्यान दिया कि कमरे के सारे गहने वही चीजें थी जो उसे कभी बहुत प्रिय थी, यहाँ तक कि वे छोटी चीजें भी जिनकी उसने कभी परवाह नहीं की थी, उन्हें अच्छी तरह से सहेज कर रखा गया था। डायलन शायद एक तरफ उसकी पसंद की चीजें चुन रहा था और दूसरी तरफ उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। इसी तरह उसने 1 साल, 2 साल, 3 साल इंतजार किया। लिज डायलन के उस दम घुटने वाले अधिकार और अत्यधिक प्रेम और घृणा को महसूस कर सकती थी। प्यार वास्तव में इतना शक्तिशाली होता है कि यह एक तर्कसंगत व्यक्ति को पागल बना सकता है। डायलन फिर भी बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ता रहा। चार्ल्स का मन बहुत भारी हो गया, क्योंकि वह डायलन को चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी। नियति ने तय कर दिया था कि वे हमेशा साथ नहीं रह सकते, और दूसरी ओर काहू भी बहुत चिंतित था। वास्तव में वह भी इन 3 वर्षों से लिज को याद कर रहा था। अगर उसे पहले पता होता कि वह लिज के साथ आखिरी बातचीत थी, तो उसने उसे उसी समय रोक लिया होता। इन वर्षों में उसका परिवार उसकी शादी के लिए चिंतित था, लेकिन काहू को लगा कि जब उसका दिल कहीं और है, तो किसी दूसरी महिला से शादी करना एक अत्यंत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार होगा। चार्ल्स के जाने के बाद साम्राज्य उसी दिशा में बढ़ने लगा जिससे उसे डर था। लोगों की प्रतिस्पर्धा और देशभक्ति की भावना को भड़काया गया, जिससे वे सैनिक बनने के लिए एक दूसरे से आगे निकलने लगे। देश और विदेश में निरंतर युद्ध होते रहे, जिससे पूरे महाद्वीप में अशांति फैल गई। महाराज ने अभी तक अपनी अंतिम तर्क शक्ति नहीं छोड़ी है, पर यह स्थिति और भी डरावनी है। युवा ड्यूक, अगर एक पालतू पक्षी आजादी के लिए उड़ जाए, तो आपको क्या लगता है, दोष पक्षी के पंख न काटने वाले को देना चाहिए या पिंजरा बनाने वाले को? जब महाराज ने उससे यह पूछा, तो काहू को लगा कि डायलन की तर्क शक्ति की आखिरी नस टूटने वाली है।